नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो गैप फिल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन बच्चों ने अपने आप को तैयार कर रखा था नवंबर 2023 के हिसाब से, लेकिन अब उनको एग्जाम देना है मई 24 में, तो इन बिटवीन आपका सिलेबस चेंज हो गया। ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में अब आप आ गए हैं। 50 नंबर का आपका जीएसटी हो गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट सी इंटरमीडिएट। तो ये जो 10 नंबर बढ़े हैं, अकॉर्डिंगली इसका कंटेंट भी बढ़ा है। आपके 3-4 चैप्टर ऐड हो गए हैं। जो सीए फाइनल में हैं चैप्टर, उनको कॉपी करके इधर आपके सीए इंटरमीडिएट में पेस्ट कर दिया गया है। तो मैं आपको यही गैप को फिल करने के लिए क्लासेस कराने के लिए जा रहा हूं। जहां तक सवाल है स्टडी मैटेरियल का, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, तो www.carajkumar.com पर आप जाइएगा और वहां पर ही आपको हमारी वेबसाइट दिख जाएगी, नई नवेली। हमने अपनी वेबसाइट को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है। यहां पर आप देख रहे हैं, ये फ्री रिसोर्सेज के अंदर आइएगा और फ्री रिसोर्सेज के अंदर आकर आपको सबसे ऊपर ही दिखाई देगी यहां पर ये पीडीएफ सी इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस गैप फिल सी इंटर जीएसटी न्यू सिलेबस एप्लीकेबल फॉर मे और नवंबर 24 एग्जामिनेशन। इस पीडीएफ को आप यहां डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड करेंगे और ये आपके सामने आकर मालिक खुल जाएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं सर जी। ये जो आपकी बुकलेट है, इसमें कुल मिलाकर 82 पेजेस हैं। शुरू के 3-4 पेजेस तो खैर नामकरण के लिए हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई, टीडीएस टीसीएस अंडर जीएसटी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न पर कुछ करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट्स हैं, और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। यानी कि ये जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है, टीडीएस टीसीएस है और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड है, ये फ्रेश चैप्टर आपके ऐड हुए हैं। और जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न का चैप्टर है, इसमें कुछ करस्पॉन्डिंग इन 3 नए चैप्टर के बढ़ने से जो कुछ इफेक्ट्स आता है, वो यहां पर आपका कवर किया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो पीडीएफ ये रहा। क्लासेस आपकी आज से शुरू हो ही गई हैं। तो कुल मिलाकर 6 क्लासेस हैं। आज ही क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, बाकी जो क्लासेस का ड्यूरेशन रहेगा वो लगभग 2.5 आवर के आसपास का रहेगा। ऐसे करके आपका ये जो गैप है वो यहां पर मैं फिल करा कर चलूंगा। ये क्लासेस यूट्यूब पर हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपकी 6 क्लासेस। इनको करने के बाद आप ओल्ड से नए हो जाओगे। ठीक है जी। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बच्चा कहता है सर मुझे तो फुली अमेंडेड चीज चाहिए और पूरा बैच ही चाहिए। कोई छोटा बैच है क्या आपका? नई स्कीम के हिसाब से किताबें मेरी सारी नई हो जाएं, फुली अमेंडेड हो जाए, ऐसा कुछ है क्या आपके पास में? हाँ, मैंने अभी एक नया बैच लॉन्च किया है। ये 25 लेक्चर्स का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है और रहेगा आपका 5 जनवरी से। तो अगर आप ये गैप फिल क्लासेस 6 क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, 6 क्लासेस आपकी, इनको नहीं करना चाहते तो आप यहां पर आ जाइएगा। यहां 25 क्लासेस में आपका कंप्लीट सिलेबस दे दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। दूसरा, वापस लौट के आता हूं अपनी गैप फिल की 6 क्लासेस के ऊपर। इन 6 क्लासेस के अंदर मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। इसी बुकलेट के अंदर जो लास्ट पार्ट है, आई थिंक 58 पेजेस तक इसका, ये बहुत ही शानदार बुक बनाई है मैंने। मजा सा आ जाएगा आपको कतई जहर तरीके से। हाँ, ये टीडीएस टीसीएस का चैप्टर आ गया अपना, और यहां पर आकर ये रिटर्न का चैप्टर आ जाता है मालिक। एंड उसके बाद में आप पाओगे यहां से मैंने क्वेश्चन आंसर, इन बढ़े हुए चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको यहां पर देखने के लिए मालिक मिल जाएंगे, ऐसे करके। ठीक है जी। तो कंसेप्ट के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करा के चलूंगा। यानी कि इन 6 क्लासेस के अंदर आप सीए फाइनल के इन 3-4 धुरंधर चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। ये हमारा वादा नहीं, दावा है आपसे। ठीक? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। और एक हमारा डायग्राम आता है बाबा की बूटी का। मैं पहला चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहा हूं, नाम है जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई का। ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अक्सर इसे रटवाया जाता है, लेकिन मालिक मुझे बताइएगा क्या वाकई में रटवाने वाला चैप्टर? बिल्कुल नहीं। इट इज मोर टेक्निकल चैप्टर। इससे आसान लप्पू चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता है। समय लेगा नो डाउट, लेकिन बहुत ही मजेदार और रोमांचक चैप्टर है आपका ये।
और कितनी खुशी की बात है कि जो आज तक सीए फाइनल में पढ़ाया जाता रहा है, अब वो सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे को भी पढ़ने के लिए मिल रहा है। ये एक हमारा चार्ट होता है जिस्ट ऑफ जीएसटी। ऐसे मानो जीएसटी का पूरा ये नक्शा होता है, एंटायर जीएसटी को एक बोलते हैं ना कि एट ए ग्लांस मैंने दिखाने की यहां पर कोशिश करी है। और हम जब भी अपनी कोई बात करते हैं तो पूरा लिंक्ड वे में करके चलते हैं। ये चार्ट आपका ऐसे ऐसे करके क्लॉकवाइज घूमता रहता है। अब जो चैप्टर हम करने के लिए जा रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसकी पोजीशनिंग क्या है वो मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से दिखा देता हूं। अगर आपको डायग्राम चाहिए तो ये भी मैं अपने फ्री रिसोर्सेज अपनी वेबसाइट sirajkumar.com पर अपडेट करवा दूंगा। ऐसे करके, कैसे करके रे, ऐसे करके। अब बजान आ गया, मुझे पहले नहीं आता था। अब यहां पर देखिए, ये है आपका गेट नंबर 1 करके। हम कुछ ऐसे घूमते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि जीएसटी की शुरुआत में कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, क्या कुछ भी नहीं है। गुड्स या सर्विस है तो आगे बात करेंगे, और अगर कुछ भी नहीं है तो बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। गुड्स और सर्विस है तो फिर गेट नंबर 2 आता है। यहां पर चेक किया जाता है कि भाई ये गुड्स और सर्विसेज की कोई सप्लाई बनी या नहीं बनी, इसका कुछ मोमेंटम हुआ कि नहीं हुआ, कोई सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, पेड हो, विदाउट कंसीडरेशन हो, कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं तो चुपचाप यहीं पड़े रहो। और अगर हो गया है और वो सप्लाई की परिभाषा में फॉल कर जाता है तो फिर जीएसटी लगने के आसार बढ़ जाते हैं। सप्लाई नहीं तो यहीं से आउट ऑफ द गेम। जैसे म्यूजिकल चेयर वाला गेम नहीं होता कि जो हार जाता है वो गेम से वहीं आउट हो जाता है। तो सप्लाई नहीं बना तो यहीं से आउट, और बन गया तो आगे खेलेंगे। चलो भाई, सप्लाई बन जाने के बाद अब नंबर आता है कि ये बताओ, बन तो गई है सप्लाई, पर उसका नेचर क्या है? वो इंट्रा स्टेट है या फिर वो इंटर स्टेट है? वो यहां पर डिस्कस किया जाता है। क्योंकि अगर इंटर स्टेट है तो हम आईजीएसटी की बात करते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पेबल होता है। 50% सीजीएसटी फंड में चला जाता है, बाकी 50% एसजीएसटी फंड के अंदर अपना ट्रांसफर करवा दिया जाता है। ठीक। और अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात अलग अलग यहां पर कर दी जाती है। तो हम यहां पर ये वाला चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो पहले कभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं हुआ करता था, ऐसे करके। तो एक तो आपको मालिक ये यहां पे कवर करके चलना है, राइट? ओके। उसके बाद आता है आपका गेट नंबर 4 कि गुड्स या सर्विसेज की भाई साहब सप्लाई हो गई, ये भी पता लग गया कि इंट्रा है या इंटर है। अब ये बता दो, क्या ये इंट्रा या इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक टैक्सेबल पर्सन के हाथों से हुई है कि नहीं हुई है? टैक्सेबल पर्सन को हम लोग शादीशुदा व्यक्ति के नाम से जानते हैं। पहले बोलते थे ना कि चल छोड़, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मतलब बचपन की बातें, बड़ी बचकानी सी बातें, किसी की मांग भरी हो तो रजिस्टर्ड है, छोड़ो, मतलब उधर नहीं देखना आपने। तो ऐसे बचपन की बातें हैं, पता नहीं क्या बेहूदगी वाली बातें किया करते थे पहले। तो रजिस्टर्ड मतलब शादीशुदा। तो अगर ये जो सप्लाई की गई है इंट्रा या इंटर एक शादीशुदा के हाथों से, जिसके हाथ पीले हैं, जॉइंटिस वाले नहीं, वैसे पीले जो हल्दी वाले पीले पीले हैं, तो ही यहां पर जीएसटी का जन्म हो सकता है। अगर बिना शादीशुदा व्यक्ति यहां पर सप्लाई दे देता है तो जीएसटी का जन्म नहीं होगा, और हिंदुस्तान में तो वैसे भी वैलिड नहीं है। खैर, आगे बात करते हैं मालिक। टैक्सेबल पर्सन ने सप्लाई कर दी है और अब देखा जाता है कहीं कोई एग्जम्पशन तो नहीं है। जैसे होता है ना, कभी कभी कोई मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं तो वहां पर कुछ चीजें बिगड़ जाती हैं, तो वैसे वाले सिचुएशन में आकर बोलते हैं कि भाई अगर एग्जम्पशन में है तो यहां से आउट निकल जाएगा, 5वें गेट से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है, गुड्स या सर्विस भी है, सप्लाई भी है, इंट्रा इंटर भी है, टैक्सेबल पर्सन के हाथों से हो रही है और एग्जम्प्ट भी नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो जीएसटी को जन्म लेने से रोक दे। यहां जीएसटी का जन्म हो जाएगा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब जब यहां पर हम आ जाते हैं तो यहां पर आकर ये चेक किया जाता है, भैया बेबी तो हो गया है, लेकिन ये तो बता दो वजन कितना है। सबसे पहले ये तो करते हैं ना कि 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो कितना है भाई। तो यहां पर उसका मेजरमेंट किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, और इसके लिए हमारे पास रेगुलर और कॉम्पोजिशन 2 प्रकार की स्कीम मालिक होती है। तो वैल्यूएशन वाली बात आपकी यहां की जाती कि भाई वो जीएसटी है तो कितना है। कितना के बाद नंबर आता है कि भाई अब ये बता दीजिए जीएसटी का पेमेंट सरकार को कौन करके आएगा, कितना है। ओके, बिल्ली के गले में घंटा बंधेगा या नहीं बंधेगा ये यहां तक तय हो जाता है। अभी घंटा होगा कि घंटी होगी, साइज क्या होगा वो यहां पता लगता है, और इसको देकर कौन आएगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन,
वो यहां पर तय किया जाता है कि सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करेगा या फिर रेसिपिएंट जीएसटी का पेमेंट करके आएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके बाद फिर यहां बात करते हैं कि भाई कब कितना जाएगा, कौन दे के आएगा, कब दे के आएगा। तो कब के लिए हमें देखना होता है टाइम ऑफ सप्लाई। जैसा कि आप जानते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग डे आते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, चिल्ड्रन डे, ये डे, वो डे, मन्ना डे। ऐसे एक होता है आपका सप्लाई डे। सप्लाई डे अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। कभी इनवॉइस वाली तारीख सप्लाई डे बन जाती है, कभी कभी पेमेंट वाली तारीख सप्लाई डे बन जाती है, कभी कभी बुक एंट्री वाली डेट सप्लाई डे बन जाती है। तो हमें यहां सप्लाई डे देखना होता है, क्योंकि जिस महीने में आपका सप्लाई डे अराइज होता है उस महीने के अगले महीने की 20 तारीख को आपको जीएसटी का पेमेंट करके आना होता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे सप्लाई डे क्या है, कब इसका पेमेंट करवाया जाएगा। उसके बाद में फिर आपके कंप्लायंसेस पार्ट आ जाते हैं। कंप्लायंसेस पार्ट के अंदर IMRR, इसका मतलब क्या है सर जी? इसका मतलब होता है इनवॉइसिंग, मैनर ऑफ पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिटर्न्स, रिफंड। ये रिफंड वाला जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस में मालिक नहीं है। रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर आपका ये न्यूली ऐड किया गया है, तो एक मुझे आपको ये वाला चैप्टर यहां पे पढ़ा के चलना होगा मालिक। और जो मैनर ऑफ पेमेंट चैप्टर की हम लोग बात करते हैं ना, तो इसी के अंदर से एक सब चैप्टर निकलता है टीडीएस और टीसीएस का, एक वो चैप्टर आपके लिए यहां पर बढ़ा दिया गया है। तो एक चैप्टर ये हो गया यहां इसकी लोकेशन, एक चैप्टर आपका ये बढ़ गया है, और एक आपका मालिक इंट्रा और इंटर ये बढ़ गया है। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे और इसके कुछ एक करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट आपके रिटर्न फाइलिंग के चैप्टर पे आते हैं, उनको भी यहां पर डिस्कस किया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे चलें? हाँ सर जी चलिएगा। तो ये डायग्राम भी आपको मिल जाएगा मेरी वेबसाइट crajkumar.com पर ऐसे करके। और अब हम आते हैं अपनी असल मुद्दे की बात पर। अपने चैप्टर को लोकेट करने के लिए चलते हैं मालिक। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये रहा जी आपका चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई का। चलें? यस सर चलो। तो नया चैप्टर है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का। इंट्रा है या इंटर है, यहां पर ये देखा जाएगा। तो भली और भांति हम जानते हैं मैं काम करता हूं, मैं अपने एक रफ पेज ऐड कर लूं, अगर आप बुरा ना माने तो कॉपी करने की जरूरत नहीं उस रफ पेज को। देखिए भाई, हम ढूंढ रहे हैं नेचर ऑफ सप्लाई। तो उसके लिए हमें पहले से जानते हैं दो बिंदु चाहिए होते हैं। एक बिंदु होता है मेरा यहां पर आकर, जिसे मैं बोलता हूं कि मेरी सप्लाई का ओरिजिन क्या है। पहला बिंदु, मेरी सप्लाई कहां से चली है, हाय 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 हाय, और कहां से जाके मेरी सप्लाई कहां खो गई है रे, कहां खो गई है। ऐसे मानो जैसे ये तो है मायका और ये क्या है रे, ससुराल। ऐसे करके कि सप्लाई का ओरिजिन क्या है और उसका डेस्टिनेशन क्या है। तो यहां से यहां तक का सफर आपको देखना होगा, और इसके बीच में यहां पर आकर चेक करते हैं दोनों बिंदुओं को रखने के बाद कि क्या बीच में कोई किसी प्रकार का बॉर्डर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। हां, अगर बॉर्डर है यस, तो सप्लाई कैसी बनेगी रे, इंटर स्टेट आईजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा सीजीएसटी फंड, बाकी आधा डेस्टिनेशन स्टेट के फंड में चला जाएगा। और अगर आंसर आता है नो में, तो फिर ये बनेगी आपकी इंट्रा स्टेट। तो इसका मतलब सीजीएसटी प्लस या तो एसजीएसटी आएगा या फिर यूटीजीएसटी आएगा, एज द केस मे बी। सीधे सीधे बैठो, मरियल से नहीं, तुम्हारा मास्टर सीधे खड़े रहता रही हो बिल्कुल तक, एकदम ऐसे करके। लचक नहीं होती कमर में बिल्कुल भी। लचक कहाँ जाती, लचक निकलती ऐसे, स्टेटस चेक करो आप मेरा ऐसे निकलती कमर की लचक। लचक निकालने के बाद सीधे रहना चाहिए आपको ना, ऐसे, क्योंकि जितना आप सीधा रहोगे आपका दिमाग उतने सही से काम करेगा। बोलते हैं 7 चक्र होते हैं, वो पाइपलाइन सीधी रहती है तो दिमाग ठीक से काम करता है। ऐसे रखोगे, ऐसे रहोगे तो भाई साहब गए काम से। इंट्रास्टेट उसे बोलकर चलते हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, व्हाट डू यू मीन बाई ओरिजिन। सप्लाई के ओरिजिन से मतलब क्या है।
सर ओरिजिन का मतलब होता है कि जो सप्लायर आदमी है ना, जो सप्लायर है, सप्लायर का हमारा जो बोलते हैं, भगवान झूठ ना बुलाए, बिजनेस प्लेस है ना, बिजनेस प्लेस है रेजिडेंशियल प्लेस, सप्लायर की लोकेशन मतलब सप्लाई वहीं से तो मानेंगे वहां से चली है, हैं, सब बिजनेस प्लेस आ गया जी उसका, बिजनेस प्लेस। अच्छा बिजनेस प्लेस में क्या, हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस? पहले हेड ऑफिस देखेंगे, ब्रांच ऑफिस देखेंगे सेकेंडरी, या हमें ये दोनों ही दे रखे होते हैं ना, तो कभी कभी ये देखना पड़ जाता है कि यार कौन सा मेरी ट्रांजैक्शन में ज्यादा कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है, एक कंपनी है एसआरएफ लिमिटेड, उसके 20 ब्रांच हैं, उसने एक ऑडिटर अपॉइंट किया हेड ऑफिस ने कि आप हमारी 20 ब्रांच का ऑडिट कीजिए। तो ऑर्डर किसने दिया? हेड ऑफिस ने। पेमेंट कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। सारे काम कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। ब्रांच ऑफिस भी है, हेड ऑफिस भी है। तो यहां पर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व कौन हो रहा है? ब्रांच ऑफिस के हेड ऑफिस? हेड ऑफिस, वो आ जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन ब्रांच लेवल पर हो रही है, एक ब्रांच ने कोई ट्रांजैक्शन कर ली, कुछ ले लिया, दे दिया, जो भी है, तो वहां पर लोकेशन ब्रांच मानी जाएगी या हेड ऑफिस माना जाएगा? ब्रांच मानी जाएगी। तो इसमें बोल देते हैं कभी कभी कि दोनों दे रखे हैं, पिक्चर में दोनों हैं, तो इनमें से कौन सा भी जोन सा मोर कनेक्टेड हो, क्या रे, जोन सा इसमें मोर कनेक्टेड होता है उसको यहां पर पकड़ लिया जाता है, इधर हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, ऐसे करके। उसके बाद आगे चलिए, आगे क्या है इसमें? आगे इसमें जो निकल के आता है मेरे बच्चा, लेकिन बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस प्लेस होता ही नहीं है, ऑफिस ही नहीं होता है। बताइए वैसे केस में आप क्या करेंगे? ऑफिस ही नहीं भाई साहब, जैसे जैसे मतलब सर जी, अरे इंश्योरेंस एजेंट नहीं होते क्या? ऑफिस ही नहीं होता उनका, काम करते हैं, ऑफिस नहीं होता, पार्ट टाइम को चलता उनका, वो घर में ही से ही अपना करते हैं ऑपरेट। कोई बात नहीं भैया, अगर बिजनेस प्लेस नहीं है तो सेकेंडरी ऑप्शन है भी क्या तुम्हारे पास में, बोलो ना, उसका रेजिडेंशियल प्लेस। रेजिडेंशियल प्लेस, घर। घर क्या है? मैंने पहले ही बताया था आपको, घर वो जहां पर व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है। तुम्हारा घर कौन सा है? आ जाओ, घर कौन सा है तुम्हारा? कहाँ है तुम्हारा घर? हमारा घर कहाँ है? आपके माता पिता रहते हैं इलाहाबाद में, राइट? और यहाँ जो पत्नी और बच्चे रहते हैं वो इधर रहते हैं। तो तुम्हारी फैमिली कौन है? मम्मी पापा या पत्नी और बच्चे? तुम्हारी फैमिली कौन है? वह पड़ोसन के लिए पूछ रहा, इसका फोन आता है तुम्हारे पास लगातार, उसी पे इधर ध्यान रहता है। तुम्हारा अनुराधा नाम है, क्या नाम है? अनुराधा। हाँ, चुपचाप अचानक से फोन लेके बालकनी पहुंच जाता है। हाँ, मैंने कहा यार ऐसी कौन सी बात होगी जो हमारे सामने नहीं हो सकती है? बालकनी में कुन 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 मैंने कहा मेरा दिमाग तो बहुत तेज है इन मामलों में, मैं बहुत शातिर हूँ मैं, कुछ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 14 दिन पकड़ लिया। मैं कल्पना कौन है बताइए? कह रहा है पड़ोस में है। मैं तुझे फोन क्यों कर रही है फिर ये पड़ोस में? तो भाई तुझे फोन क्यों कर रही है? कि नहीं हाल चाल पूछने के लिए। वाह, हमें तो कोई फोन नहीं करता है, हमें तो कोई फोन नहीं करता। संदीप यू आर जीनियस। तो परिवार में कौन है? परिवार में कल्पना है कि कौन है परिवार में? आपका परिवार कहाँ है, मतलब कौन है? पड़ोसी या आपका घर या आपका गांव? घर। हाँ घर, वही तो पूछ रहा हूँ, घर कहाँ है? घर कहाँ है वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, गांव में नहीं है। गांव में नहीं है? यही है। यही है तो यही है, तो यही। पर अपना वाला कि पड़ोसी वाला? अपना वाला। अपना वाला, ठीक है। तो संदीप यार जीनियस, तुम जीत गए। अपना वाला घर जहां पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं वो इनका घर मान लिया जाता है, ठीक। अच्छा जी, हाँ, अच्छा जी। ओहो भाई साहब, क्या क्या चल रहा है वो, हो भाई, भाई। तो ये यहां पर हो जाते हैं ये, और ये बात हो गई घर की थी। तो ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 2 आता है ना आपका डेफिनेशंस वाला, उसमें बता रखा है कि सप्लायर की लोकेशन क्या होगी, सेक्शन 2 में बताई हुई है चीजें। अगला पॉइंट आता है कि कहां को, तो इसे बोलते हैं अंग्रेजी में आपका डेस्टिनेशन प्लेस। क्या बोलते रहे? डेस्टिनेशन प्लेस।
डेस्टिनेशन प्लेस कहो या कंजम्पशन प्लेस कहो, भाई साहब इधर सबसे कीमती वर्ड है। डेस्टिनेशन प्लेस बोलो या कंजम्पशन प्लेस बोलो कि गुड्स या सर्विस कंज्यूम कहां पे हुआ रे, दोबारा पी जाऊं इसे, मैं ठंडी अभी नहीं पीऊंगा, कहां पर कंज्यूम हुई है गुड्स या सर्विस कंज्यूम कहां पे हुआ बे। अंग्रेजी में कंजम्पशन प्लेस को बोल देते हैं पोस। ये पोस क्या है, पोस क्या बे, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई के नाम से बुलाते हैं। आदित्य भंडारी अपनी बात रखना चाह रहा है, बार बार टाइप कर रहा है किस किस को प्यार करो, तो यहां आ, मैं कूट के तेरा सर यहां गिरा के घूंसे मार मार के मैं बताऊंगा किस किस को प्यार करवाऊं, प्यार करवाऊंगा तुझ पे मैं। घर वालों को पेरेंट्स का नंबर दे, मैं कहूंगा इसका प्यार, इसकी शादी करवाओ भाई, इसकी ये छुड़वाओ, इसकी शादी करवाओ, इसकी किस किस को प्यार करो है ये रहा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो अपना है वो निकाला जाता है। वैसे ये कंजम्पशन प्लेस ढूंढना ज़्यादा आसान किसका है, गुड्स का कि सर्विस का? काय को, कैसे गुड्स का, क्यों बोलो बोलो, घूंसा मार दूंगा, बॉर्डर नहीं अरे गुड्स फिजिकल होता है, गुड्स देखा जा सकता है, चलता दिखता है, अरे वो गया देखो ये वहां जाके कंज्यूम हुआ दिखता है। सर्विस कहां दिखती, तुम यहाँ आते हो, पैसे दे गए हो, रोज आते हो, 3 घंटे बैठते हो, चले जाते हो, क्या लेके जा रहे हो तुम मुझसे, जो ले जा रहे हो वो दिख नहीं रहा है। सर्विस तो हवा में घुली हुई होती है। अब एक सर्विस यहां से हवा में उड़ी कि हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं वो गई कहां भाई, कंज्यूम कहां हुई, वो नहीं पता लगता यार। चंद्रयान तो दिख रहा है कहां बैठा है, सो रहा है अभी तो फिलहाल चंद्रमा पर, ठीक है, दिख रहा है कहां है, लेकिन सर्विस नहीं दिखती है। तो यहां पर बोलते हैं कि देखिए सेक्शन नंबर 10 एंड 11 जो हैं वो गुड्स का कंजम्पशन प्लेस बताएंगे कि यहां पर मानेंगे, और जो सेक्शन नंबर आपके 12वां और 13वां हैं वो बताएंगे आपको सर्विसेज के लिए, बताएंगे कि भाई आपका इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिया जाएगा। सर 2 क्यों सेक्शन, 1 में क्यों नहीं बात बन गई, बता रहा हूं। देखिए यहां सेक्शन नंबर 10 है आपके जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, कौन से रे, लिखना नहीं है, सब लिखा मिलेगा, डोंट वरी। अच्छा मेन चार्ट में कुछ ऐड करना कर लो। तो जो आपके डोमेस्टिक सप्लाईज होती है ना भाई मेरे, डोमेस्टिक, उनके लिए सेक्शन 10 काम करेगा विद इन इंडिया। लेकिन जो आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली होगी ना इंटरनेशनल, हाँ बोलो, हाँ वही, तो उनके लिए बात करेगा सेक्शन नंबर 11। ऐसे ही करके यहां पर सेक्शन जो 12 है जो सर्विस के लिए हमने बताया है, तो इसके लिए मेरे भूरा ये बात करेगा आपकी जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हैं, कौन सी रे, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस सर्विसेज की। और सेक्शन नंबर 13 जो है ये आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं सर्विसेज की, उसके बारे में आपको बात करेगा। तो ऐसे करके 4 सेक्शंस हैं, 2 गुड्स के 2 सर्विस के, जो बताते हैं कंजम्पशन प्लेस क्या है। तो आप यहां सबसे पहले रखेंगे ओरिजिन क्या है। अच्छा इसमें कभी कोई आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी, ना कोई समस्या पैदा होगी, क्योंकि सप्लायर का घर या बिजनेस प्लेस या घर वो ऑलवेज यहां आएगा। और इन सेक्शन से ढूंढकर एक बिंदु यहां चिपका देना कि हियर इज द डेस्टिनेशन प्लेस। जब दोनों बिंदु आपके हाथों में आ जाएंगे तो फिर आपकी ये वाली बात होगी बीच में बॉर्डर है या नहीं है। अगर बीच में बॉर्डर है तो ये बात करती है सेक्शन नंबर 7 आएगा कि अगर बीच में बॉर्डर है तो इंटरस्टेट बनेगा, और अगर नहीं है तो इंट्रा बनेगा। ये वाली बात बोली आपको सेक्शन नंबर 8 ने। अब मुझे बताइए कौन सा सेक्शन सीरीज में से बिछड़ रहा है। सेक्शन 7 है, 8 है, 10, 11, 12, 13, ये तो बिछड़ कौन सा सेक्शन रहा है, सेक्शन नंबर 9 बिछड़ रहा है। जो सेक्शन 9 है वो कुछ अलग सी बात करके आपको बतलाता है। कैसे करके भला, वो ये कहता है कि देखो, समझना बात की लचक को, समझना कि ये ऐसे ऐसे करके है, ये हमारा इंडिया होता है। यहां पर आकर ये क्या होता है, पर रुको जरा, अभी इसकी बात करता हूं, रुको जरा, अभी इसकी बात करेंगे, पहले यहां से निपटाते हैं पूरा प्रॉपर जो लिखा हुआ है। कुछ कमावेशी तो नहीं, इसमें सारा कुछ है एज पर सेक्शन नंबर 2, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, और ये इसे पूरा कर लूं पहले मैं। ये हो गया मेरा बिजनेस प्लेस बीपी। अब बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर ना यहाँ पे, और फिर आ गया अपना ये घर आ गया, ये मेरा रेजिडेंस आ गया, ठीक है, जहां पर व्यक्ति परिवार के साथ रहता है
वो रेजिडेंशियल प्लेस होता है। कंपनी का रेजिडेंशियल प्लेस क्या होगा? अब पर्सन तो कंपनी भी हो सकती है, सप्लायर तो कंपनी भी हो सकती है, तो उसका रेजिडेंस माना जाता है जहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। बेटी का घर कहां पर है? उसका ससुराल है, उसका मायका, जहां पर वो जन्म लेती है, उसका मायका उसका घर माना जाता है। ऐसे ही एक कंपनी जहां पर जन्म ले रही होती है वो उसका घर माना जाता है। एक व्यक्ति के मल्टीपल घर हो सकते हैं, 3 शादियां कर रखी हो तो जहां पर जिस पत्नी को ज्यादा प्यार करता होगा, दरअसल लॉ में प्यार वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लॉ में लिखा है कि जहां पर यूजुअली रहता है। जैसे संदीप का पता करना पड़ेगा ये यूजुअली कहां रहता है। यूजुअली मतलब मोस्टली वहां रहता हो, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो इधर आइए, डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई या कंजम्पशन प्लेस ऑफ सप्लाई हमें देखना है। तो गुड्स का आ गया ये, मैं लिख दूं यहां पे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ये, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ये, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ये, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ये आता है, ठीक है मालिक। एंड अगर ये इन दोनों के बीच में कुछ हो रहा है, इन 2 डिफरेंट स्टेट है या 2 डिफरेंट यूटीज है, एक तरफ स्टेट एक तरफ यूटी है, या एक तरफ ऐसे करके है, तो भाई बीच में कौन आ रहा है? बॉर्डर। भाई साहब क्या दैट इज, कहना क्या चाहते हैं? बॉर्डर। यहां पर बीच में बॉर्डर एग्जिस्ट करता है तो ट्रांजैक्शन को बोलेंगे इंटरस्टेट, और इस पे छाप लगा रहे हैं सेक्शन नंबर 8। और अगर बॉर्डर बीच में नहीं है तो सेक्शन नंबर 8 ने बोला इसको इंटरस्टेट बोल दिया जाएगा। पहले बताइए ये सेक्शंस का जो स्ट्रक्चर है दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? हो गया, अच्छा जी, लगभग खत्म है चैप्टर। यही तो सेक्शन पढ़ने है बस। और एक बात मैं आपको मजे की बताऊं, यार एक बात बताओ, देखिए नॉर्मली आपके लिए सीजीएसटी के सेक्शंस सिलेबस का हिस्सा है, सिलेबस का पार्ट है, ठीक। लेकिन इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम बताएं आपको, ये जो सेक्शंस दिए हुए हैं आपके, सेक्शन 7 से लेकर 14 तक, ये आईजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन है। किसके सेक्शन है? आईजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन है। पता नहीं मैं ही ऐसा हूं या कोई और वजह है। अब मैं इस बात को यहां से बोल के आगे भी बढ़ सकता हूं कि भैया इसमें सेक्शन आईजीएसटी के हैं, पर तुम्हारे मन में सवाल आता है कि नहीं आता? क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है कि आईजीएसटी सेक्शन क्यों है? व्हाई नॉट द प्रोविजंस गिवन अंडर सीजीएसटी एक्ट? व्हाई द प्रोविजंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई गिवन ओनली इन आईजीएसटी एक्ट? अब बताएं तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया कि नहीं आया, लेकिन मेरे मन में क्वेश्चन जरूर आते हैं ऐसे। मैं सोचता हूं कि जो मेरे मन में क्वेश्चन आया वो आपके में पक्का आ रहा होगा। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, ये बात तो तय है यार कि 50% जो जीएसटी है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। आराम से सुनना, ये कोई लिखने वाली बात नहीं है। और बाकी 50% जाता है कंसर्न्ड या डेस्टिनेशन स्टेट के पास में, ठीक। अब ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है या कंज्यूम कहां पर हुआ, इसका नियम कानून बनाने की पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। इसके नियम कानून बनाने की पावर की व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन, उसकी पावर क्या स्टेट के हाथों में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये पावर स्टेट के हाथों में दे दी गई तो हर कोई प्लेस ऑफ सप्लाई को ऐसा डिफाइन करने की कोशिश करेगा, ऐसे प्रोविजंस बनवाएगा जिससे कि मैक्स टू मैक्स कंजम्पशंस उसके स्टेट में फॉल करें। पहले हाँ बोलो। अगर तुमको बोल दिया कि डिसाइड करो प्लेस ऑफ सप्लाई, तो तुम अपना दिमाग लगाओ कि मुझे फायदा किसमें ज्यादा हो रहा है, मेरे यहां कौन सी चीज ज्यादा लैंड कर रही है, कौन सी यहां से जा रही है, क्या है कैसे। अब वैसे नियम कानून सोचोगे। मैं और प्रवीण शर्मा सर और कई सारे टीचर्स कल बैठे हुए थे, अभी टीचर्स जैसे एक दिन पहले 4 तारीख को, तो बोले यार एक वो रखते हैं, यूनिफॉर्म ड्रेस रखते हैं पढ़ाने के लिए, शूज़ कॉमन रखते हैं। तो यूनिफॉर्म तो नॉर्मली वही वाइट एंड ब्लैक सबके पास में होती है, ब्लैक वाइट शर्ट होती है, ब्लैक ट्राउजर होती है। बट शूज़ किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के काले होते हैं, किसी के पीले होते हैं, वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो बोले शूज़ का कलर कैसा हो? तो मैंने देखा मेरे पास तो ब्लैक है। मैं कहा ब्लैक। शर्मा सर के पास में ब्राउन थे। नहीं राजकुमार, ब्राउन ज़्यादा अच्छे लगेंगे।
पोपली सर बैठे थे, नहीं नहीं नहीं, आजकल नया ट्रेंड चल रहा है येलो वाले, ये ज़्यादा बेहतर है। एक और बंदा बैठकर लगातार लाल वाले, सबके अलग अलग जूते, सब अपनी तरफ देखें, क्योंकि अगर मान लीजिए ब्राउन बोल दी तो भैया मुझे नहीं लेने पड़ेंगे, मेरा खर्चा बढ़ गया। ब्लैक बोलता तो शर्मा जी को नहीं लेने पड़ जाएंगे, उनका खर्चा बढ़ गया। तो हर कोई अपनी तरफ ये देख रहा है, खींच रहा है कि नहीं मेरा फायदा होना चाहिए, मेरा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होना चाहिए वहां पर आकर। एम आई राइट? अगर ये पावर आपस में दे दी गई, अच्छा किसी थर्ड पार्टी ने बोल दिया ए शूज का कलर हरा होगा फिर कोई नहीं बोलने वाला, फिर कोई नहीं बोलने वाला। तो ऐसे फैसले जहां पर अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, ऐसे फैसले इनके बीच में डालोगे तो लठ बजेगा भाई साहब। वहां भी लठी बज जाता उस दिन 4 तारीख को, ठीक है कि यार ये क्या हो रहा है, जूते कौन से कलर के होंगे। तो इसलिए ऐसे फैसले उनसे ना करवाने चाहिए जो इसमें इंटरेस्ट स्टेक होल्डर है, उनसे ना करवाने चाहिए, बल्कि कोई और ही करे इसमें। तो यहां पर आकर ये जो नियम कानून बनाने की पावर है, इसको डिटरमिन करने की जो पावर है, डिटरमिनेशन की जो पावर है, वो है एक्सक्लूसिवली, किसके पास बोलिए, एक्सक्लूसिवली विद बोलो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को दूर रखा कि बिकॉज यू आर द रियल स्टेक होल्डर, तुम अपने तरफ खींचोगे रस्सी को, इससे तुम दूर रहो, हम बता देंगे बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से। हम भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई बीजेपी में जहां सरकार बनी हुई है उन स्टेट को ज्यादा फायदा पहुंचाने के हिसाब से नियम कानून बनाए, नहीं, हम बिल्कुल नीट एंड क्लियर एंड फेयर बनाएंगे, वरी नॉट, पर हम ही बनाएंगे। अब सवाल उठता है, ऐसा कौन सा एक्ट है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही उस पर कब्जा है? क्योंकि जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जा रही है, जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जिस लॉ के अंदर ये प्रोविजन डाले जाएंगे उस लॉ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होना चाहिए। बच्चा बोलता IGST एक्ट, लेकिन मैं भी एक बच्चा हूं यहां पर, मेरी बात समझ के चलना। मैं यहां एक टीचर भी होता हूं, ऑलवेज डे वन से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, मैं एक टीचर भी होता हूं, और वहां पर मेरे जैसे मैं ही एक बच्चा बनकर बैठा होता हूं। मैं खुद से सवाल पूछ लेता हूं, ए रुक, तभी आपने देखा होगा मैं आपकी मैक्सिमम क्वेरीज का आंसर आने से पहले दे देता हूं। मैं बोलूंगा CGST एक्ट, वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। CGST एक्ट में रखो प्रोविजन, क्या दिक्कत है? ऑन CGST एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर बनाने के सारे कुछ की। चलो मान लीजिए अगर मैं प्रोविजन CGST एक्ट के अंदर लिख देता हूं, तो वहां से एक प्रॉब्लम क्या पैदा होगी? दरअसल हर स्टेट का जो SGST एक्ट बना हुआ है यार, वो कोई अलग से नहीं बना हुआ है, CGST एक्ट की ही कॉपी करके वहां पेस्ट करे हुए हैं। अगर मैंने ये पावर्स अपने CGST एक्ट के अंदर लिख दी, तो ये पावर नेचुरली ऑटोमेटिकली इनहेरेंटली कॉपी होकर उधर स्टेट के जाकर पेस्ट हो जाएगी, और वो ना चाहते हुए भी वो पावर स्टेट में भी शेयर हो जाएगी। क्योंकि CGST अकेला नहीं है, इसके साथ SGST भी चलता है। साइमल्टेनियस पावर थी इन दोनों को लॉ बनाने की, लेकिन एक्सक्लूसिव पावर थी IGST एक्ट को बनाने की। इस वजह से दीज प्रोविजंस आर गिवन अंडर द एक्ट IGST on which central government has exclusive power. पहले बताइए, is it fine ना, कि why the provisions are given under IGST Act only, right? ओके सर जी तो यहां पर हमारी बात हो जाती है। आगे चर्चा कुछ और भी आती है, यहां पर कुछ स्पेशल नोट अपने दिए हुए हैं, स्पेशल नोट हैं। लेकिन एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, आप बताएं तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। चूंकि फाइनल का चैप्टर उठ के आपके इंटरमीडिएट में आया है, तो सी इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा कहा कि ए सर गुरुजी रहम करना थोड़ा बच्चों पे, इंटरनेशनल वाला सेक्शन मत पढ़ाना, अभी बच्चा छोटा है, और गुरुजी ये भी मत पढ़ाना बच्चे को, अभी 2 सेक्शन अभी मत पढ़ाना इंटरनेशनल वाले, बच्चा घूम सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, तो ये 2 सेक्शन काट देना। हमने कहा ठीक है जी। अच्छा एक और आता है इसमें, एक सेक्शन आता है आपका इसमें 14, ये जो मैंने आपको बताया था ना एक बार, एक दिन बताया था, ऑनलाइन गेम वगैरह की बात कर रहे थे हम, ऑनलाइन गेम पर ज़बरदस्ती करते थे कि टैक्स चाहिए मतलब चाहिए यहाँ पर आकर, तो सेक्शन 14 में आता ऑनलाइन गेम का। तो इस पे भी वो करा कि ये भी बताना बच्चों को, कहीं बेचारा परेशान ना हो जाए बच्चा है। तो आपके लिए डोमेस्टिक जो है सिर्फ वही यहाँ पे काम करके चलते हैं, अदरवाइज नहीं अरे नहीं बच्चा, कैसी बात करते हो तुम, चंदा राय, जितनी शिद्दत से हम क्वेश्चन पूछते हूं
उतनी ही शिद्दत से इग्नोर कर दिए जाते हैं। नहीं वे दोबारा भेज, इग्नोर कर दिए जाते हैं। अब यूं थोड़ा रखूंगा बाहर समय देख के, हाँ बोल कितना क्वेश्चन आया, ऐसे देखता हूँ ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बात और आ रही है, कभी आपने नाम सुना है SEZ का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नाम सुना है? बताइए क्या जानते हैं आप उसके बारे में? शायद ये कि ये गवर्नमेंट के द्वारा एक एरिया नोटिफाई कर देती है सरकार, जैसे गुड़गांव में ढेर सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखे हैं, नोएडा में ढेर सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखे हैं। एक नोटिफाइड एरिया होता है बहुत बड़ा, कई 100 एकड़ का, उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जाता है। डेवलप करने के बाद उसमें फैक्ट्री वैक्ट्री, ये सर्विस देने वाले यूनिट्स, पूरा कॉम्प्लेक्स, मतलब कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाता है एक। और वहां उसके अंदर जो एंट्री करेगा, गेट के अंदर जो भी बिजनेसमैन उसमें एंट्री करेगा, तो दरवाजे पर ही काला टीका लगाएगा, कसम खाएगा कि मैं गीता की कसम खाता हूं कि यहां से जो भी काम धंधा करूंगा वो सिर्फ एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, और उसके सिवा कुछ भी नहीं करूंगा। तो एक्सपोर्ट क्लस्टर्स बनाए जाते हैं वहां पर मोटिवेट करने के लिए। जहां जैसे लाइब्रेरी नहीं होती, वहां क्यों जाते हो लाइब्रेरी? एक मोटिवेशन मिलती है, यार वो भी पढ़ रहा, तू भी पढ़ रहा, तो मतलब एक माहौल बनता है, मंदिर में माहौल बनता है। ऐसे ही जो SEZ एरिया है वहां से एक्सपोर्ट करने का माहौल बनता है कि वो यूनिट इतना एक्सपोर्ट कर रही है, तुम कहां हो, तो एक जैसे लोग मिलने से माहौल बनता है। तो पूरे इंडिया भर के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग SEZ बने हुए हैं। तो मान लीजिए ये एरिया नोएडा का है और यहां पर बना हुआ है SEZ। यहां से जो होगा सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट 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 ही कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट इस एरिया को बोल देती है फॉरेन टेरिटरी। क्या बोलती है? फॉरेन टेरिटरी। दिस एरिया शेल बी डीम्ड, ओए होए इधर, दिस एरिया शेल बी डीम्ड, दिस एरिया शेल बी डीम्ड टू बी अ फॉरेन टेरिटरी। आंखें बंद करना और ऐसे मान लेना जैसे कि ये इंडिया में है ही नहीं, इट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। कहां? ऑस्ट्रेलिया में मान लो, इंग्लैंड में मान लो, जहां आपको मन करे वहां मान लीजिए, पर इंडिया में मत मानो। इससे फायदा क्या होगा सर? फायदा क्या होगा? देखिए, ये एक्सपोर्टर लोग हैं, हाँ एक्सपोर्ट करेंगे, हम ढेर सारे बेनिफिट देना चाहते हैं। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो ढेर सारे बेनिफिट मिलते हैं कि नहीं मिलते? नंबर 1, इंडियन टैक्स नहीं लगते, रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप चल के पढ़ोगे कस्टम लॉ के अंदर जाकर, CA फाइनल में, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स आर गिवन देयर, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, तो इस एरिया को फॉरेन टेरिटरी मान लिया जाता है। मैं आपको इमेज के माध्यम से, मैंने कल एक इमेज इकट्ठी करी थी कुछ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। जैसे ये रहा, नोएडा का है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो आप ये देख रहे हैं ना, यहां से ये जो देख रहे हैं ये एरिया, पूरी फोटो खिंचवाई मैंने इसकी, ये रहा एरिया, दिस एरिया सिचुएटेड इन नोएडा, और ये इसका यहां पर एंट्री गेट है, यहां से इसकी एंट्री होती है, लिखा है नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके लिखा है, देख पा रहे हैं आप, है ना, ये एंट्री। तो यही एंट्री पर ही जो बिजनेसमैन है वो कसम खाते हैं कि यहां रहकर हम जो भी करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे। सो दिस एरिया विल बी कॉल्ड एज अ फॉरेन टेरिटरी के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। अब मेरे सवाल उठता यह है कि मैंने फॉरेन टेरिटरी तो बोल दिया, ये प्रैक्टिकली तो यूपी में है और यूपी के नोएडा में है, ठीक मालिक। अब मुझे बताइए, अगर गाजियाबाद शहर से यहां के लिए सप्लाई अगर कुछ कर दी जाती है तो उसे आप इंट्रा बोलोगे कि इंटर बोलोगे? हैं? पक्का? क्योंकि जब मैंने इसको मान लिया डीम्ड फॉरेन टेरिटरी, तो ऑब्वियस सी बात है दिस सप्लाई विल बी कॉल्ड एज इंटरस्टेट। मैंने माना कि एक्चुअल में ये भी यूपी में है, ये भी यूपी में, प्रैक्टिकल कोई बॉर्डर नहीं है, माना कि फिजिकल बॉर्डर नहीं है, लेकिन यहां पर ये एक वर्चुअल बॉर्डर मालिक इन्होंने बना के रख दिया। वर्चुअल बॉर्डर आ गया है, वर्चुअल तो दिख नहीं रहा है पर दिख नहीं रहा है। इंटरस्टेट बोलकर इस घटना पर IGST की बात यहां पर करी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो इस बात को देखिए मैंने कितनी खूबसूरती के साथ यहां पे लिखा है, भला यहां लिखा है मैंने कि वेयर यूनिट और डेवलपर ऑफ SEZ। पहले तो ये बता दो यूनिट क्या है और डेवलपर क्या है। देखिए, यूनिट ऑफ SEZ का मतलब होता है कि जो यूनिट्स यहां पर लगी हुई हैं, जैसे एक फैक्ट्री ये बनी हुई है, ये यूनिट ऑफ SEZ है, एक फैक्ट्री ये लग रही यूनिट ऑफ SEZ है, एक फैक्ट्री ये रही यूनिट ऑफ SEZ। जितने भी काम धंधे लोग यहां पर लेकर बैठे हुए हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अपनी अपनी फैक्ट्रीज या ऑफिस लेके बैठे हुए हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड एज यूनिट्स ऑफ SEZ। दूसरी बात ये,
तारीफ, डरो मत, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जिसने इसको बनाया है, जिस आदमी ने इसको बनाया है, उसे बोलते हैं डेवलपर ऑफ एसईजेड। जैसे कि HCL, विप्रो, इन्हें बना रखे, डेवलप कर रखे हैं। अर्शिया इंटरनेशनल ग्रुप, इन्होंने कई सारे एसईजेड डेवलप कर रखे। रिलायंस, कई सारे एसईजेड डेवलप कर रखे इन्होंने, है ना। तो दीज आर कॉल्ड डेवलपर ऑफ एसईजेड। डेवलप मतलब कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, तैयार करना उस एरिया को, ठीक है जी। अच्छा जी, सर एक बात तो बताइए, बात तो बताइए कि इसको हमने एसईजेड काय को माना, मतलब इसको फॉरेन टेरिटरी क्यों माना। देखो सर, अगर इसको ना भी मानते हैं और यहां से कुछ भी अगर अमेरिका के लिए जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, तो एक्सपोर्ट तो है, हो ही गया नेचुरली। तो इसको क्यों बोला कि ये डीम्ड फॉरेन टेरिटरी है, इसको क्यों बोला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर ना भी बोलो तब भी नोएडा से अगर एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्टर को लॉट्स ऑफ बेनिफिट मिलेंगे, हां पक्की बात है। हां, इसको डीम्ड फॉरेन टेरिटरी मान लेने से क्या होगा बाबू, कि जो इसके पीछे सप्लायर लगा हुआ है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है जिसे इंटरस्टेट बोल रहे हो, इस ट्रांजैक्शन को भी एक्सपोर्ट का ठप्पा लग जाता है बे। इस ट्रांजैक्शन पे भी एक्सपोर्ट का ठप्पा लग जाता है और इनको भी उतना ही मजा आता है जितना कि मजा ये ले रहे हैं। इसलिए इसको डीम्ड फॉरेन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। एक बात पूछूं, कल को तुम्हारा रैंक आएगा, सारी मीडिया, सारे टीचर सब छाती पीट रहे होंगे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम लाइमलाइट में आ रहे होगे, हर न्यूज़पेपर, मैगजीन, यहाँ वहाँ, इंटरव्यू, ये वो, आपके पास समय नहीं होगा। हम जैसे लोग आप लाइन में लगे होंगे समय मांगने के लिए कि भाई रैंक 1 आया है, रैंक 2 आया है, आप टाइम नहीं दे रहे होगे। सारा क्रेडिट क्या तुम्हारा ही था यार, तुम्हारी रैंक आई है क्या सिर्फ तुम ही थे? नहीं, आप तो 5% थे, उसमें से 94.5% आपकी फैमिली का योगदान था। आपको यहाँ छोड़ के जाते हैं पिताजी, है ना, स्कूटर लेके आते हैं, अपना काम धंधा भी संभालते हैं, तुम्हें यहाँ छोड़ के जाते हैं पहले, फिर तुम्हें लेके जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, भाई बहन पानी पिलाते हैं आपको कुर्सी बिठा के। कितने सपोर्टर हैं, कितने सपोर्टर लग रहे हैं आपके। आपको कोई कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ पढ़ना है अपना, कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ आपको रेडीमेड मिल रहा है यार। सारा कंट्रीब्यूशन इनका है। ये तुम्हारे पिलर्स हट जाए ना, फिर बताना तुम कितनी रैंक ले आओगे, फिर बताना कितनी रैंक लेकर आओगे। तो मैं तो भाई जब भी मैंने इंटरव्यू लिया है, इवन दीक्षा गोयल का इंटरव्यू देखना, मैंने सिर्फ बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिया है। बच्चे से बात करिए कम, क्योंकि बच्चे से तो और टीचर नहीं बात कर रखे होंगे जिसने सब्जेक्ट पढ़ रखा है। मैंने तो माता पिता से बात करी कि तुमने अपने बच्चे की परवरिश में ऐसा क्या किया, क्या योगदान दिया। तो उनकी माँ से मैंने बात करी, वो बताती थी कि मैं अपने बच्चे को ना अब तक वो बचपन जैसे टारगेट दिया करती थी कि आज तेरा ये है सिलेबस, इतना करना, ये कंप्लीट करना तुझे, आज तेरा शाम को टेस्ट होगा इसमें से, पूरे डेली के टारगेट्स हुआ करते थे। ये सबसे बड़ी चीज वहां निकल के आई सामने। तो क्या पूरे परिवार को, जिस दिन आपका रैंक बनाएगा, क्या पूरे परिवार को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? क्या पूरा परिवार लाइमलाइट में नहीं होना चाहिए? क्या पूरे परिवार का फोटो नहीं होना चाहिए? बताइए, उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए क्या? जो आपके पीछे लग रहे हैं, क्या उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। जितना आपको बेनिफिट मिल रहा है उतना उनको मिलना चाहिए। ऐसे मैं यहां कह रहा हूं कि ठीक है बेटा, तू तो एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन तेरे पीछे कौन है, ये, इसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए क्या? ये एक तरह से फैमिली की तरह हो गया। ये आप हैं जो रैंक लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये आपकी फैमिली, आपके सपोर्टर्स हैं, इनको भी इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए। दैट्स वाई इसको डीम्ड फॉरेन टेरिटरी बोला गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एंड द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट, राइट? ओके, चलो जी, अब मैं आपको सुनाता हूं एक कहानी। ये तो बात होगी खत्म, पढ़कर देख लो उसको, वहां से क्या लिखा था। देख लो जी, कहता था, वेयर यूनिट और डेवलपर ऑफ एसईजेड इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन, देन द ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज बी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, दैट इज इट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। बाबू एक बात बोल दूं, अगर बुरा ना मानो तो इट इज इक्वल टू जीरो रेटेड सप्लाई। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? जीरो रेट सप्लाई, 3 तरह की सप्लाई बताई थी, टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड। जो एक्सपोर्ट वाली थी उनको जीरो रेट बोलते थे। तो मेरे भूरा देख, मेरी बात सुन, देख ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है ये तो जीरो रेटेड है ही है, साथ में ये वाली को भी हम लोग जीरो रेटेड बुलाकर तमाम प्रकार के बेनिफिट्स इसको भी यहां पर अवेलेबल करवा देते हैं। ऐसे करके ये भी जीरो रेटेड है, ये भी जीरो रेटेड और ये भी आपकी जीरो रेटेड, ऐसे करके बोल दिया जाता है।
पर सर पर गाजियाबाद तो SEZ नहीं है ना। हाँ, गाजियाबाद SEZ नहीं, लेकिन गाजियाबाद ने वहां को सप्लाई किया है ना। अब जो रैंक आती है वो माता पिता की तो रैंक नहीं आती ना, भाई बहन की तो रैंक नहीं आती ना, रैंक तो रैंक वाले की आएगी ना। लेकिन वो उसके सपोर्टर थे जो गुमनाम थे, उनको भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए था ना यार। गाजियाबाद SEZ नहीं है पर उसको बेनिफिट तो मिलना चाहिए था ना, वो SEZ का सपोर्टर है, उसको सपोर्ट दे रहा है ऐसे करके। ठीक, चलिए जी। तो सर इसका मतलब एक्सपोर्ट करने पर जो यहां GST लगेगा क्या वो रिफंड हो जाएगा? बिल्कुल सही पकड़े हैं। या तो इसे लगाएंगे ही नहीं, बॉन्ड भरवा लेंगे। ये CA फाइनल में आता है रिफंड के चैप्टर में कि व्हेन यू सप्लाई द गुड्स टू SEZ यूनिट, तो उसमें दो ऑप्शन से बेनिफिट मिलता है। नंबर एक, GST IGST पे कर दीजिए और उसके बाद फिर लेटर ऑन आप उसे रिफंड क्लेम कर लेना, ये वाला जो IGST, ये वाला है ना। दूसरा ऑप्शन ये कि आप एक बैंक गारंटी, एक बॉन्ड भर दीजिए कि हाँ मैं SEZ को सप्लाई कर रहा हूं, तो वहां आपको IGST भरना ही नहीं पड़ेगा, उसकी माफी हो जाएगी वहीं पर आकर। मतलब इस ट्रांजैक्शन पे जो आपका टैक्स बनता है वो आपको नहीं जाएगा, फाइनली दे दिया तो वापस मिल जाएगा, वरना देना ही नहीं पड़ेगा। करेक्ट, आई होप पूरा क्लियर है। उनको भी ये परिवार है, ऐसे मानना ये आप हो, ये आपका परिवार है, उसको बेनिफिट दिया जा रहा है। यस सर। अब आपको सुनाते हैं पूरी एक कहानी। हम गए थे सिंगापुर, एक कहानी वहां की है, और सिंगापुर में ये बिल्कुल रियल पिक्चर मेरी है, और ये है मुस्तफ़ा मॉल करके है। सिंगापुर में एक जगह है लिटिल इंडिया। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो खाना मैं वहीं खाने जाया करता था, और क्योंकि वही अच्छा खाना मिलता था, वेज खाना मिलता था, अच्छा मिलता था लिटिल इंडिया जगह पर। तो वहीं ये हमारे जहाँ खाना खाते थे उसके जस्ट सामने है ये मुस्तफ़ा मॉल करके। तो हम जब 7 दिन के लिए मैं गया था परिवार के साथ में, जब वापस लौट के आ रहा था तो उससे एक दिन पहले हमने खूब भर भर के शॉपिंग करी। मदर के लिए वॉच खरीदी, खुद के लिए फ़ोन खरीदा। उसमें iPhone X था, ये जो 10th था, अभी तो 15 आने वाला है। iPhone X लिया, एंड सबके लिए कुछ ना कुछ लिया। मैं हूँ ही ऐसा, भगवान ने पता नहीं क्यों बनाया, अपने जितने भी कनेक्टेड लोग हैं 15, 20, 25 जो भी हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ मैं लेकर आया। किसी के लिए T-शर्ट है, किसी के लिए जैकेट है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। यानी कि मुझे 2 एक्स्ट्रा ब्रीफ केस खरीदने पड़े उस सामान को रखने के लिए। शॉपिंग होगी लगभग 3 लाख रुपए की, सारा कुछ मिला मिलू के। अब यहाँ से हम वो अपना मॉल से अपना जो सामान था भाई साहब वो खरीदा हमने, और यहाँ अंदर ना कई सारे गेट है, इसमें एंट्री, ये एंट्री गेट है यहाँ पे ना, ये लोग जो मेन रोड पे खड़े हैं इस समय, और यहाँ से बिल्कुल एंट्री है इसकी। तो इसमें मैंने कहा यार तुमने अपना GST लगा दिया, 7% का GST उन्होंने बिल में लगा कर दिया। ये लंबा बिल फाड़ के दिया मुझे, 7%, 7 सबका 7 था। मैंने कहा 7% GST लगा दी, बट ये सामान तो मैं लेकर इंडिया जा रहा हूँ, और एज पर द डेस्टिनेशन प्रिंसिपल विच इज ए ग्लोबल प्रिंसिपल। वो जो सेल्समैन थी, सेल्स पर्सन थी, वो मलेशियन थी, मुझे आज भी याद है। तो मैंने कहा मैडम ये बताओ, मैं तो इसे लेके जाऊँ। कह रहा हा, ओ इशारा मार रहा, हा 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 क्या, हाँ कह रहा हा। तो वहां पर क्या था, वो हिंदी भी जानती थी, मुझे इसलिए याद है, वो हिंदी भी जानती थी, मलेशियन थी। तो जैसे इंडिया का नाम आया तो हिंदी बोलना शुरू कर दिया उसने। मैं कहा अच्छा जी ऐसे, फिर हम हरियाणवी पे आ गए। वो हिंदी पे आई, हम हरियाणवी पे आ गए, अच्छा जी। तो फिर क्या था, तो मैंने कहा मैडम ये तो लेके हम इंडिया जाएंगे अपने, तो आप मुझे GST क्यों चार्ज कर रहे हो? एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द ग्लोबल प्रिंसिपल विच इज डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। सिंगापुर भी उसे यूज़ करता है, हम भी उसे यूज़ करते हैं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को, तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो उसने कहा सर एक बात सुनिए, आपकी बात ठीक है, मैंने माना, वो बोली मुझसे, मैंने माना कि आप इसे लेकर जाएंगे इंडिया, बट मैं कैसे मान लूँ कि आप इसे प्रैक्टिकली लेकर ही जाएंगे? आप इंडिया के हैं, आपका वीज़ा कल तक का है, आपकी फ़्लाइट कल की बुक हो रखी है, बट हो सकता है आपके दोस्त हो, मिलने वाले हों, उनको यहाँ आप दे जाओ, ये प्रैक्टिकली यहीं कंज्यूम हो जाए हमारे। सो हाउ कैन आई बिलीव कि यार तुम इसे लेकर जाओगे? तो मैंने कहा सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन ये है, एक काम करो, यहां तो GST लग के जाएगा, मैं आपको एक सर्टिफिकेट बनाकर दे रही हूं। मैंने कहा कुछ तो दो, लाओ सर्टिफिकेट बना के दो। तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट बनाया गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके, और सर्टिफिकेट बनाकर हमें दे दिया कि ये आइटम्स हैं, 7% के हिसाब से इतना GST इस पे लगा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करना है इसका, छोले कुलचे खाने इस पर रखे? बोली नहीं सर, छोले कुलचे क्या होता है पहले तो ये बताओ, पहले तो समझाया मैंने छोले कुलचे क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर बोली एयरपोर्ट से मिलेगा आपको रिफंड। हमने कहा ठीक है। हम सारा सामान सुमून लेके अपना आ जाते हैं एयरपोर्ट। अगली सुबह यहाँ ये एयरपोर्ट है सिंगापुर का, मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया
और मान लीजिए यहाँ बोर्डिंग पास लिया तो यहाँ से अपोजिट साइड जो थी काफ़ी दूरी पर मुझे ये दिख रहा था, अगर आप देख पा रहे हो कुछ लिख रहा है यहाँ पे जीएसटी रिफंड लिखा दिख रहा है आपको, ये थोड़ा वैसे डल सा हो गया, जीएसटी रिफंड करके लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये मशीन कियोस्क लगे हुए हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं अपने, ये जैसे ये बंदा यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे मेरी ट्रॉली साइड में थी। मैंने इसमें मांगते हैं पासपोर्ट की डिटेल मांगते हैं, वीज़ा की डिटेल मांगते हैं, और जो सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे मॉल से बना कर दिया था कुछ डिटेल्स उसकी मांगी जाती है। वेरी सिंपल, इजी टू यूज़ है। आपने तो बड़ी जल्दी हिंदी सिखा दिया, ऐसे ही है हम। थप्पड़ मारूं खींच के इसको, नहीं नहीं बच्चा है। मेरा लैपटॉप का स्पीकर खराब है, थोड़ा तेज बोलो। अबे अरे अरे कोई कूटरे से, अरे कोई कूटरे से। तुम्हारे स्पीकर के चक्कर में मेरे गले का स्पीकर ना फट जाए कहीं, है तेज बोलो थोड़ा सा, कूटो भाई से, पकड़ के कूटो कोई। तो यहाँ पर आकर तो मैंने ये अपनी सारा डिटेल्स फिलिंग कर दी, इजी टू यूज़ था, भर दिया मैंने। भरने के बाद इंस्टेंटली जो सबमिट किया तो यहाँ पर ये ना ऑफिसर लोग बैठे हुए इधर साइड में, यहाँ देख रहे हैं आप, ये ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं। तो इन्होंने मुझे बुला लिया, आ जाओ। ट्रॉली लेके मैं इनके पास में गया, आप देख सकते हैं कुछ लोग वहाँ ट्रॉली लेके खड़े हुए भी हैं। यहाँ पर होता है हाथ का फिजिकल वेरिफिकेशन। तो जो मैंने एप्लीकेशन सबमिट करी है वहाँ बैठा देख रहा है बंदा, तो उसने प्रैक्टिकली मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मोबाइल फ़ोन मांगा जो महंगा आइटम था। चाहता तो बैग भी खुलवा सकता था कि कपड़े वपड़े जो दिखा रखे मैंने लेके जा भी रहा हूँ कि नहीं लेके जा रहा, प्रैक्टिकली क्या मेरे साथ में, मतलब जो सामान पे आप रिफंड किया आप बात कर रहे हो, आप कैरी कर भी रहे हो अपने साथ में कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे करके ओके सर जी, तो यहाँ उन्होंने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई करके उन्होंने ओके कर दिया। मैंने कहा पैसे तो दो, कह रहे पैसे आगे मिलेंगे। इन्होंने ओके कर दिया, मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस्ड हो गई। अब मैं और आगे बढ़ा, आगे ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से भी वापस जा सकता हूँ। मैं आगे पैसे क्यों मिलेंगे पता है, यहाँ प्रोसेसिंग सारी हो गई क्योंकि यहाँ से भी यू टर्न, अभी सिक्योरिटी चैनल पार नहीं किया मैंने, अभी सिक्योरिटी चैनल पार नहीं किया है, अभी तो यहाँ से वापस जा सकता हूँ मैं लौट के। फिर मैं और आगे बढ़ा, सिक्योरिटी चैनल पार किया, पार करने के बाद जहाँ पर मेरा गेट था, बोर्डिंग गेट था जहाज का, उसी के पास था ये। यानी कि मुझे कैश रिफंड मेरे हाथों में तब देंगे जब मैं जहाज में बैठने के लिए कतई तैयार होऊंगा सामान के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये काउंटर था, बिल्कुल इतना ही बड़ा था, ये सेम काउंटर था। और यहाँ पर पहुँच के जहाँ मैडम खड़ी हुई यहीं पर मैं खड़ा हुआ था, और मैंने कहा भाई मेरा वो दीजिए, रिफ़ंड दीजिए। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे वो रिफ़ंड दे दिया। बोले कैश में चाहिए कार्ड में चाहिए, मैंने कहा मतलब वो, हालांकि वो शुरू में जो मशीन में भर रहा था ना मैं डिटेल्स, वहीं पूछते थे कि रिफंड कैश चाहिए कि कार्ड में, कार्ड में तो मेरे क्रेडिट कार्ड वगैरह में क्रेडिट हो जाएगा उतना पैसा। अब मैंने कार्ड कौन पूछ रहा है बे, कल को ना आया तो कहाँ भागा फिरूंगा बिना बात के, कैश कैश चाहिए कैश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखा ना जीएसटी कैश रिफंड, तो यहाँ पर आकर जो भी बनते 400-500 शायद कुछ डॉलर बनते थे, जो भी था अमाउंट, वो मुझे ऐसे कैश मिल गया और मौज। और मैंने कहा देखो यार, ना पूछता अगर मैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वो तो भाई ऐसे लेके आ जाते होंगे, रिफंड नहीं लेके आते होंगे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई। अब आगे क्या, आगे की जो चर्चा है वो मिलेगी आपको सीए फाइनल में देखने के लिए, बट फिर भी थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूं। बिकॉज वी आर फॉलोइंग डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, सिंगापुर से मैं लेकर आ रहा हूं, ये बात सिंगापुर वालों को अच्छे से पता लग गई है, एयरपोर्ट से उन्होंने पूरा चेक करके मुझे भेजा है। अब मैं आऊंगा इंडिया में, इंडिया में आने के बाद ये इंडियन एयरपोर्ट आ गया जी अपना। इंडियन एयरपोर्ट पर जब मैं लैंड कर जाऊंगा तो यहां पर आकर मुझे 2 चैनल मिलते हैं, ग्रीन चैनल और एक रेड चैनल। ये बात डिस्कशन चैप्टर आता है बैगेज का आपके कस्टम लॉ में, वहां सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। तो यहां पर अगर मेरे पास ड्यूटेबल गुड्स है, चूंकि वहां से तो बच गए बेटा, अब डेस्टिनेशन प्रिंसिपल तो इंडिया में टैक्स लगेगा ना, यहां पर वहां जीएसटी लगता है 7% से, और मेरे इंडिया में लगता है 38.5% से। इंपोर्ट ड्यूटी और सारा कुछ मिला मिलू के इफेक्टिव रेट ऑफ 38.5%। लेकिन लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं, बताऊं थोड़ी सी। 50,000 पर हेड एग्जम्पशन है, 50,000 एक सिर को, एक व्यक्ति को 50,000 एग्जम्पशन है। उसके बियॉन्ड अगर उसके ऊपर कुछ है तो टैक्सेबल होता है। हम कुल मिलाकर 6 लोग थे फैमिली में, 3 लाख का सामान था, सब में बांट दिया। 50,000 50,000 50,000 50,000 आ रहा हूं भाई साहब। 50,000 50,000 सब में बांट दिया, सब में बांट दिया सामान, कि हर व्यक्ति 50,000 का लेकर आ रहा है सामान। तो उसमें बोलता है कि अब मेरे पास कोई ड्यूटी नहीं बनेगी, मेरा टैक्स नहीं बनेगा। तो अगर मेरा टैक्स नहीं बनेगा तो मुझे ग्रीन चैनल से होते हुए जाना है,
कि यहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आप जाइए मौज करिए, कोई टैक्स नहीं मांग रहा। बट इफ यू हैव ड्यूटेबल गुड्स, अगर मैं अकेला होता 3 लाख के सामान के साथ में, तो मुझे ये जो रेड पट्टी दिख रही है, ये रेड चैनल बोलते हैं इसको एयरपोर्ट पर, यहां से निकलना होता और यहां पर मुझे ऑन स्पॉट 50,000, मान 3 लाख का था तो 50,000 काट के 2.5 लाख बचा, 2.5 लाख का 38.5% मुझे यहां पर पे करना होता एंड देन मैं आगे बढ़ता। ठीक है, ऐसे करके ये बोल दिया जाता है मालिक। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देखा मेरा कमाल। पर मेरा भतीजा मेरे साथ में था। देखो भाई, कर तो चीटिंग ही रहे थे, एक ही फैमिली है, बिलिंग भी सारी एक ही नाम पर रखी थी, था तो गलत ही फिर भी। तो जैसे मैं चैनल से निकल के जा रहा था, मैंने भतीजे को बोल रखा था, मैं कहा सावधान, अलर्ट मोड पे, कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप चलना। वो छोटा ही था उस समय पे, 6th 7th क्लास में पढ़ता था वो। मैंने कहा दो चैनल आ रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे थोड़ा समझा दिया मैंने, बोलना नहीं है। जब मैं ग्रीन चैनल से इतना निकला ही नहीं था, यहाँ पुलिस वाले, वो जो कस्टम वाले खड़े हुए थे इधर साइड में रेड चैनल के पास में, कहा चाचा जी हम तो बच गए। अरे मैंने कहा चुप, अभी वो खड़ा है, वो ताऊ खड़ा है वहां पर, रुक जा। वो करीब 2 मीटर 3 मीटर की दूरी होगी, तभी वो कह रहा हम तो बच गए। मैं बचे नहीं बेटा, रुक जा, पूरा पार कर भले इसको। अच्छा, यहां भी आगे खड़े होते हैं अधिकारी लोग, रैंडमली किसी को भी वो चेक कर सकते हैं, जस्ट लाइक विदाउट टिकट है टिकट, जैसे रेलवे स्टेशन पर टीटी चेक नहीं करता है कि किसके पास किसके पास नहीं है, तो वैसे बेस पे होता है। तो कई बार लोग पकड़े गए हैं। 2011 में प्लेयर मूवी की शूटिंग करके आ रही थी बिपाशा बासु, है ना, उसको पकड़ लिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे, वहां पे एयरपोर्ट पे मुंबई में। वो कुछ थे, कुछ ज्वेलरी वगैरह थी 50-55 लाख रुपए के आसपास की। मिनीशा लांबा को पकड़ा गया था ग्रीन चैनल पे। तो लोग क्या करते हैं, हैविंग ड्यूटेबल गुड्स बट दे ट्राइंग टू पास थ्रू ग्रीन चैनल, बट चेकिंग हो जाती है, पकड़े जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पर मैं बच गया। ठीक है। मैंने क्या सिखाया आपको कि मैं वहां गया, वहां से जो सामान लेकर आया, तो वहां मुझे उन्हीं के एयरपोर्ट से रिफंड मिला और मैं यहां पे आ गया। बाबू मेरे, जस्ट फ्लिप द सिचुएशन। मैंने अपना केस बताया, रियल केस था, बताने में मजा आया, सुनने में मजा आया। जस्ट फ्लिप द सिचुएशन कि अगर इंडिया के बाहर का व्यक्ति से टूरिस्ट इंडिया में आता है, शॉपिंग करता है, दिल्ली के चांदनी चौक में उसे खूब लूटा जाता है, उसके बाद अब वो देश छोड़कर हमारा अपने विदेश में जा रहा है, तो उस पर जीएसटी का सिनेरियो क्या होगा? जिस मॉल से, जिस दुकानदार से वो सामान खरीद रहा है, वो दुकानदार उसे जीएसटी लगाएगा या नहीं लगाएगा? बोलो। लगाएगा, पक्का लगाएगा। 18 तो 18, 28 जो बनता है वो लगाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि यार उसे लेके भी जाएगा या नहीं लेके जाएगा। उसके बाद जब वो जा रहा होगा तो उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर एक रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, जैसे मैंने फाइल करी थी उनके सिंगापुर के एयरपोर्ट पर। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा गुड्स का, और फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद इंडियन एयरपोर्ट पर जो भी इंडियन जीएसटी बनता था वो उसे रिफंड करवा दिया जाएगा। उसके बाद वो अपने वतन वापस चला जाएगा। तो जो प्रोसीजर ऐसे था मेरे साथ में, वही सिस्टम इसके साथ में है। यहां से बच जाएगा, लेकिन जब वो अपने कंट्री में पहुंचेगा तो कस्टम लॉ इंटरनेशनल लेवल का लॉ है, वहां पर जाकर उसे अपने कंट्री में इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट उसके ऊपर करना, मतलब सेम सिचुएशन है। आई होप बात समझ में आ गई। पहले हाँ बोलो, क्लियर है ना? ठीक है जी। तो ऐसे बोलेंगे कि अगर हम किसी टूरिस्ट को अगर सप्लाई कर रहे हैं तो उसे माने क्या? अब चक्कर ये पड़ता है कि दिल्ली में एक दुकानदार आदमी बैठा हुआ है और उसके पास एक अंग्रेज आता है। मान लीजिए आपकी भी दुकान हो सकती है ना, आपकी दुकान पर एक अंग्रेज आदमी आता है, आप बिलिंग कर रहे हो, जीएसटी लगाओगे, लेकिन कौन सा लगाओगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी? ये है मुद्दे की बात, तत्व की बात, जहां पर मैं पिछले 10 मिनट से लगा हुआ हूं ये क्वेश्चन पूछने के लिए। When tourist came to your premises और कुछ खरीदा उसने आपसे, देन आप उसे क्या लगाओगे? मोइन पूछ रहा सर आप अनरजिस्टर्ड होते तब भी? हाँ, मैं अनरजिस्टर्ड ही था। मैं वहां पर रजिस्ट्रेशन क्या, मेरा नाम है, वीजा है, मेरा सब कुछ है, मेरी आइडेंटिटी मेंटेन है वहां पे भाई। सारे बच्चे कह रहे आईजीएसटी लगाते। क्या बात है, यही तो बाबू चाहता हूं मैं। इसी के लिए मेहनत करनी पड़ती कि सही जवाब तुम्हारे गले में हाथ डाल के खींच लूं मैं, सही जवाब निकाल लूं वहां से, और निकाल दिया मैंने कि व्हेन सप्लाई टू ए टूरिस्ट, तो उसे आईजीएसटी की बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको स्टूडेंट बनकर क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाई नॉट सीजीएसटी एसजीएसटी? व्हाई नॉट? क्यों सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों नहीं? आंसर दूं? देखो, अगर टूरिस्ट को हमने जो बेचा
उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया, तो पहले तो ये बंदा पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, इसको उसको जाएगा, और जब रिफंड होगा एयरपोर्ट पे रिफंड होगा जब, तो सीजीएसटी वाला वो आधा वो देगा, आधा वो देगा। टूरिस्ट बोलेगा यार इंडिया में क्या नाटक है यार, ये आधा वहां से आ रहा आधा यहां से आ रहा, क्या पागल बने यार ये। सिंपली इकट्ठा आईजीएसटी लगाइए, आईजीएसटी फंड में जाएगा, वहीं से वापस मिल जाएगा। हाँ बोलो, हाँ बात जड़ से समझ में आई कि नहीं आई? ये है बात दरअसल। तो अब यहां से लाइन बनी और लाइन बन के ये निकल के आई बाबू मेरे, ये रही एक लाइन का लॉ है आपका, ये रहा भाई साहब, कतई जहर बात। आप ऐसे हो बहुत शानदार लोग। ये कहता इस लैपटॉप का स्पीकर खराब है, तेज बोलो। कमाल कर दिया। इसे कहते लाड़ में पैर देना, बिल्कुल ना, कहते प्यार में आ जाना। स्पेशल है, इफ गुड्स सोल्ड टू ए टूरिस्ट हु विल क्लेम रिफंड एट इंडियन एयरपोर्ट शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। आगे बात समझ में? हाँ आ गई, देखो मेरा कमाल। पर हम तो मान ही नहीं रहा है कि वो टूरिस्ट है, मत मानो। उसको पता कहने का मतलब क्या है। वो कह ही रहा बच्चा, मैं तेरी बात समझ गया दर्शित। वो कह रहा है कि ये कैसे पता लगेगा कि ये रिफंड क्लेम करेगा, हमें क्या पता करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो आईजीएसटी लगाया है वो बाय कीपिंग इन माइंड दिस थॉट कि यार ये पानी है, पानी देने क्लास मुझे कि यहां हम कीपिंग इन माइंड लाइक दिस कि ये यहां पर आकर ऐसे मान के चल रहे हैं कि ये रिफंड लेगा वहां से तो प्रोसेस आसान रहेगा। रिफंड ना लिया, यहीं पर कंज्यूम कर लिया तो टैक्स लगा तो कौन सी दिक्कत है? अरे आईजीएसटी भी तो क्या, उसमें भी तो सीजीएसटी एसजीएसटी भरे हुए हैं यार। अबे उसमें तो गुजिया खाई कभी आपने? मसाला तो वही उसके अंदर यार, तोड़ोगे तो वही तो निकलेगा यार। पेड़े साबुत खा लो या गुजिया भर के खा लो पेड़े, बात तो एक ही है। उसमें भी आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी है, उस स्टेट का है, दिल्ली का है, दिल्ली में बेचा है तो माल, पैसा फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो रिफंड क्लेम करे या ना करे, फाइनली आईजीएसटी वहां पर लगाकर चलेंगे। थैंक यू। अब बात आती है भाई साहब एक लास्ट बात, उसके बाद छुट्टी है आपकी आज की। लास्ट बात भी कतई जहर है। रात के 10 बजे लगाइए इमेज। अच्छा इमेज से फर्क पड़ता है ना, हम वो सोच पाते जो मैं सोच रहा हूं, और मैंने वही इमेज लगाई जो मेरे दिमाग में पड़ी हुई है पहले से माइंड के अंदर। अब यहां आइए जरा, ये भारत का नक्शा है, हाँ है। तो ये जो चंद्रयान सर्विस चंद्रयान अपनी सर्विस दे रहा है वहां पे, तो सो रहा है फिलहाल, तो उस पर जीएसटी आएगा? वो सर्विसेज दी जा रही हैं एनटीटी में, वो टैक्सेबल, चंदा मामा टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं आता है। ये हमें पता है कि यहां से ये जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया था, क्या था बे, ये क्या था? मुंह मार दूंगा, ये था टैक्सेबल, ये भी इंडिया ही था, ये भी इंडिया ही था। 12 नॉटिकल माइल वाला ये भी इंडिया ही है। हाँ डीम्ड इंडिया तुम्हें याद आ रहा तो वो बताता हूँ वो क्या था। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था ना, EEZ वाला एरिया, जो मेरा ये EEZ वाला एरिया था, इस एरिया में सिर्फ उतना, सारा नहीं बे, अबे पूरा EEZ नहीं चाहिए, इसके अंदर जो, अच्छा आपकी और छुट्टी नहीं क्लासेस की आज? कोई छुट्टी नहीं है? छुट्टी होनी चाहिए यार आपकी, एक तरीका है कोई जन्माष्टमी क्लास में, ये तरीका है कोई है भाई। त्योहार पे क्लास लेने का कोई तरीका बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे गलती हुई और मैं इस गलती का पश्चाताप करता हूं कि मैं कल की छुट्टी आपको दे रहा हूं। मुझे गलती का एहसास है अपने का कि आज मैंने क्लास क्यों ली, आज तो छुट्टी होनी चाहिए थी। इसलिए कल आपकी छुट्टी है और आप अपनी बाकी सर से भी छुट्टी मांगना, आज ही की मांगना। अब मेरी तो होगी, क्या कर सकते हैं, दे दी मैंने, कल छुट्टी है। सभी का व्रत होगा आज,
रात को 12 बजे चंदा मामा दिखेंगे नहीं, 1 बजे तक दिखते हैं। 1 बजे जल दोगे, फिर खाना पीना होगा, 2 बजेंगे सोने में प्रभु, इसलिए छुट्टी कल की है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देखा मेरा कमाल। छुट्टी कल की है। ठीक है जी, ओके सर जी। हाँ पक्का, अरे पक्का, हाँ पक्का ही भाई, ये छुट्टी पक्का है, पक्का छुट्टी है कल। तो बाकी आप भी छुट्टी मांगो। नहीं मैं नहीं मंगवाऊंगा, आपको मांगनी पड़ेगी छुट्टी है। हाँ भारत हो गया जी, अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। मतलब क्या बात है भाई साहब, अब तक तो गलियों के नाम बदलते थे, सड़कों के नाम बदलते थे, ऐसे सब देश के नाम बदल देंगे। यहां पर ये हमारा इंडिया है, और ये इंडिया है, और ये जो ऑयल रिग्स था इसको भी बोलते थे डीम्ड इंडिया, इसको बोलते थे डीम्ड इंडिया। अब हमारा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति यहां से मान लीजिए ये सप्लाई यहां पर दी जा रही है, यहां TWI में दी जा रही है, कहां दी जा रही है? TWI में दी जा रही है सप्लाई। तो इसमें जो आधा GST जाएगा वो किसको जाएगा? आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST, बाकी आधा किसको जाएगा? बिकॉज दिस एरिया डजंट फॉल अंडर एनी ऑफ द UT और स्टेट, दिस इज नेशनल वाटर। तो ये कहां पर जाएगा? आज मटकी फोड़ना है, ठीक है, तुम ही तो बनोगे कहा ना जाके। हाँ बताइए साहब, है नहीं, ये जो एरिया था मैंने माना कि इस वाले एरिया को बोला गया था अदर टेरिटरी, अदर टेरिटरी बोला गया था, और अदर टेरिटरी इक्वल टू यूनियन टेरिटरी। लेकिन ऐसा नहीं कि जो प्रोविजन डीम्ड इंडिया वाले के लिए था वही प्रोविजन इसके लिए है। अच्छे काम करते हैं, यहाँ ये आपका आ रहा है महाराष्ट्र, कहाँ है महाराष्ट्र? ये रहा ऊपर, ठीक है। तो जो मान लीजिए सर्विस दी गई है वो महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र की यही था एकदम, बिल्कुल समझ गए बात को, महाराष्ट्र के कतई जड़ में ही था, पानी में उतरते यही सर्विस थी। तो सर्विस दी गई थी यहाँ से तेलंगाना, यहाँ से सर्विस यहाँ दी गई थी। तो बताइए आधा जो बनेगा, चाहे IGST लगेगा भले ही मैंने माना, लेकिन उसमें से आधा जो SGST पोर्शन है वो किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को? नहीं, कहां जाएगा बताइए? कुछ आइडिया लगाओ, तुक्के मारो कुछ यार, किसको दूं? महाराष्ट्र तेलंगाना सर्विस हुई है। तेलंगाना ने महाराष्ट्र को सर्विस दी है, मतलब महाराष्ट्र को नहीं दी है, यह महाराष्ट्र के पास TWI में सर्विस दी है। किसी को इंस्टॉलेशन हो रहा होगा, कोई मछलियां पकड़ रहा होगा, कोई एक्टिविटी चल रही होगी समंदर में, उसको सर्विस दी है। बच्चा कह रहा है महाराष्ट्र को। और अगर सर्विस दी जा रही होती यहां गोवा के नजदीक तो टैक्स किसको देते आप? गोवा को। TWI का यही प्रोविजन है कि अगर मान लीजिए सर्विस यहां दी जा रही होती बीच में, तो जहां पर भी सप्लाई दी जा रही है TWI का प्रोविजन ये है कि TWI भारत का हिस्सा है। और ये तो रैंप है, रैंप बोला था ना। तो जहां पर भी सप्लाई दी जा रही है वहां से एक काम करो, इंच टेप उठाओ, इंच टेप लेके नाप दो, जौन सा भी स्टेट सबसे नजदीक आ रहा होगा, या जौन से भी, जैसे अंडमान निकोबार यहीं आ रही ना पास में, दादर नगर हवेली, ये UT या स्टेट या तेलंगाना, जौन सा भी स्टेट या UT इसके सबसे करीब ही आ रहा होगा, उसी के साथ इसे इंटरप्रेट किया जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि TWI को सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना कि उन्हीं का पानी है, पर TWI में भी GST की शेयरिंग 50-50 हुई है। TWI में भी GST की शेयरिंग 50-50 हुई है, बिकॉज ये इंडिया का ही एक पार्ट है। तो कौन से स्टेट को पकड़ेंगे? जो भी उसका नियरेस्ट आ रहा होगा, नियरेस्ट आ रहा होगा। पर ध्यान दीजिए, ये नियरेस्ट वाला प्रोविजन यहां नहीं लगता। ये जो ऑयल रिक्स है ये इंडिया था ही नहीं, इसे तो बनाया गया था। तो यहां स्टेट्स को बेनिफिट नहीं दिया, जो भी है वो CGST एंड UTGST, जिसमें दोनों पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल है। ये CGST UTGST उन फंड्स के अंदर पैसा जाएगा
यहां पर बेनिफिट नहीं दिया। तो जहां तक इंडिया था समंदर में 12 नॉटिकल माइल तक जहां तक पानी था वहां पर स्टेट को बेनिफिट दिया गया और नियरेस्ट की बात करी गई। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति यहां पर रहकर सर्विस दे रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में होगा बताना सर। अगर मान लीजिए दो स्टेट के कतई बीच में दे रहे हो तो महाराष्ट्र और गोवा के बीच में, बोलो ना इंच टेप डालो मतलब लिटरली सर, एक में 500 किलोमीटर 100 मीटर और 2 इंच है और दूसरे वाले में 500 किलोमीटर 100 इंच 1 इंच है। हाँ तो जो करीब है उसमें जाएगा ना, 1 इंच का फासला रहा ना वहां जाएगा। सर ऐसे प्रैक्टिकली नपता है इंच से? नहीं नपता। क्यों नहीं नपता? नाप के देख लो तुम यहां से नाप लो, लखनऊ कितने किलोमीटर है अभी नाप के देगा तुम्हें। हाँ भाई, तो भाई गूगल हम तो बाई रोड नापता है, लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो नाप देते हैं भाई साहब। हाँ सीधा स्ट्रेट ऐसे करके। TWI क्या है? TWI एस्थेसी है। TWI क्या है? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, बताया था मैंने पहले भी आपको। ये टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया हमारे घर कर रहे हैं, पुरानी क्लास बैकलॉग खत्म कर लिया अपना निकम्मे। तो यहां पर आकर अगर मान लीजिए मैं यहां पर रहकर सर सप्लाई दे रहा हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन कहां करवाऊंगा मैं? नियरेस्ट स्टेट या यूटी के अंदर। और अगर ऐसे मुझे जीएसटी मिलना है तब भी नियरेस्ट स्टेट। तो कहना क्या चाहते हो? कहना ही चाहता हूं लोकेशन इन TWI shall be construed according to nearest state और UT। That's it, वेरी सिंपल। पढ़कर देखिए क्या बोलता है। ये रहा आपका, यहां पर आपका ये TWI's origin and destination, TWI का origin हो या destination हो, shall be interpreted as per the nearest coastal मतलब समुद्र किनारे के जो स्टेट होते हैं, नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ऐसा बोला है सेक्शन नंबर 9 ने। तो बाबू मेरे सेक्शन नंबर 7 में क्या, जरा देख के बताओ। सेक्शन 7 बताती है कि अगर बॉर्डर बीच में है तो इंटरस्टेट बनेगा। सेक्शन 8 ने क्या बोला कि बीच में बॉर्डर नहीं है तो इंट्रा बनेगा। सेक्शन 9 ने क्या बोला? 9 बोलती है कि अगर TWI है उसका ओरिजिन डेस्टिनेशन जो है नियरेस्ट स्टेट या यूटी के अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। एंड उसके बाद में फिर आता सेक्शन 10, डोमेस्टिक प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा गुड्स का। फिर 11 बोलती है कि गुड्स का इंटरनेशनल मूवमेंट्स में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। 12वीं बोलती है डोमेस्टिकली सर्विसेज का मूवमेंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। एंड आपकी 13 नंबर बोलता है इंटरनेशनल के लिए जो सिलेबस में नहीं है, और 14 आपके जो ऑनलाइन गेमिंग थे बेसिकली बाहर से जो ले रहे थे विदेशियों से, उसकी बात करता था। तो सेक्शन 11, 13, 14 सिलेबस का हिस्सा नहीं है ऐसे करके। और टूरिस्ट को जो भी आप दोगे उसे ऑलवेज इंटरस्टेट माना जाएगा। एंड सप्लाई टू SEZ करोगे तो भले ही वो सेम स्टेट में ही क्यों ना हो उसको भी ऑलवेज इंटरस्टेट ही माना जाएगा। तो इन दोनों बातों का क्रक्स क्या है? इन दोनों बातों का क्रक्स ये है मेरे बच्चा कि सप्लाई टू SEZ या टूरिस्ट, सप्लाई टू SEZ या टूरिस्ट इज इक्वल टू इंटर स्टेट। क्या बोला रे? सप्लाई टू SEZ या टूरिस्ट इज इक्वल टू इंटर स्टेट। तो यहां पर हमारी बात खत्म हो गई है। अगली क्लास में हमें क्या करना है? देखो ये तो पढ़ने, ये तो है ही है, जितना ये तो सेक्शन 2 जितना था उतना हो गया निबट गया। हमें अगली क्लास में पढ़ना है सेक्शन नंबर 10 और 12 और ये 7 और 8 और 9, इनकी रीडिंग लेनी है। खत्म चैप्टर। जय जय श्री राधे। मजा आया कि नहीं आया? मुझे तो बहुत आया, आपका पता नहीं। तो आप भी बताइएगा अगर मजा आ रहा हो तो। और ये और हाँ, सप्लाई चैप्टर कल छुट्टी दी है मैंने, तो कल की छुट्टी में सप्लाई चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। पूरा होमवर्क मुझे पक्का चाहिए। अगर होमवर्क नहीं मिला तो मैं जितना अच्छा दिखता हूं उतना मैं बुरा भी हूं, ध्यान रखना। फीस सारी आ चुकी है, अब मुझे कोई डर नहीं किसी भी तरीके का, ठीक है। ग्रेट क्लास सर, ग्रेट पता कैसे होती है? जिम जाने से। मैं जिम किस लिए जा रहा हूं? डोले बनाने, ऐसी की तैसी। मैं जा रहा हूं मेरी क्लास शानदार हो, मैं जोश से भरा रहूं ऑलवेज, और मैं ठीक से जिंदगी जी सकूं, इसलिए जाता हूं मैं जिम। जब तक जोश भरा है शरीर में तो जिंदगी शानदार तरीके से जियोगे, वरना मरतला की तरह पड़े व्यूज बढ़ा दो व्यूज व्यूज बढ़ा दो। अब मेरी बात सुनो मेरे कबूतरों, तुम सब अपने हो यार। तुम्हें जरूरत पड़ी ना, 1.3 मैंने दे दिया आपको व्यूज में। देख क्या, देख कैसे भाग रहा, देखो ये क्या कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं हूं ना यार, क्यों चिंता करते तुम? तो घबराना बिल्कुल मत यार, डरना मत बिल्कुल।
अगर थोड़ा बहुत बढ़ाने की जरूरत पे तो मैं बढ़ा दूंगा मैं। 1.3 है, चलने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? तो चलो यहाँ की चर्चा को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बहुत शानदार हमने क्वेश्चन आंसर किए आज। और मुझे स्पैमिंग बार रुको 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 रुको। और पहले मुझे बताओ कि जो आपका डर था, बेसिकली मुझे आंसर देके जाना कि जो डर था कि लिखना कैसे है, क्वेश्चन कैसे आएगा, ये वो कुछ हद तक समझ में आया कि चल क्या रहा है? एक कॉन्फिडेंस सा लौट के आया आपके दिमाग में? आप बताओ, है ना? आप भी बता के जाना। बैकअप लेक्चर्स नहीं हो रहे जीडी में, नए सॉफ्टवेयर में, है ना? नए सॉफ्टवेयर में है ना बैकअप लेक्चर्स, रोज डेली अपडेट हो रहे हैं नए सॉफ्टवेयर में। रुक जाओ भाई, और रुक पढ़ूं तभी तो, पढ़ने कहाँ दे रहे हो तुम? तुम्हें खुद देख लो क्या पढ़ लो उसमें, बताओ मैं। कौन कौन लगे पढ़े पता है? एक तो मोहम्मद, खुशी हो, खुशी तू भी, खुशी तू, श्रेया, अर्पित, ख्याति, अच्छा सारे पहुंचे हुए हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि रेड लाइट खुली है और सारे भाग रहे हैं, पहले मैं और वहीं फंसे पड़े हैं रेड लाइट पे। छोटी शॉप सर्टिफिकेट दे सकती है क्या? दे देंगे, क्या वो कल कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट वेबसाइट जीएसटी पोर्टल पे जाके सर्टिफिकेट बन जाता छोटा सा एक। ई-जेड का दोबारा बता दो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और तो प्रॉपर मैंने कराया था जीएसटी पोर्टल से लिंक करा के। बाबू बैकलॉग देख लिया करो यार, झटके में क्यों देख रहे हो? पिछले क्लास तो है तुम्हारा। फ्री ड्यूटी क्या? एयरपोर्ट पे जैसे लिया हो उस पे भी ड्यूटी फ्री शॉप से लिया हो जैसे उस पे भी पर तो वहाँ तो लगता ही नहीं टैक्स आपका। एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या होता है कि जैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ से, जब मैं गया था सिंगापुर तब की बता रहा हूँ मैं आपको, तो ड्यूटी फ्री शॉप होती हैं, जैसे डिपार्चर हॉल में भी होती हैं, अराइवल हॉल में भी होती हैं। तो डिपार्चर हॉल में जब मैं जा रहा था तो सारे के सारे सिक्योरिटी चैनल पार करने के बाद, इमिग्रेशन काउंटर पार करने के बाद, एट द एंड जब पहुँचने वाले होते हैं हम जहाज़ की तरफ, वहाँ थी ड्यूटी फ्री शॉप। तो वहाँ जैसे बियर की बोतल नहीं होती है, वैसी बोतल के अंदर टॉफ़ियाँ भरी हुई थी। मेरा छोटा बच्चा लेट गया वहीं एयरपोर्ट पे, टॉफ़ी। ड्यूटी फ्री का मतलब उसमें जो हमसे वो लेंगे तो टैक्स चार्ज नहीं करते वो। मैंने माना कि टैक्स चार्ज नहीं करते, पर वो बोतल कितने की होगी? टॉफ़ियों वाली बोतल 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये नहीं, 3,300 रुपये की। मैंने बच्चे को बहुत समझाया, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही, नहीं पापा लेट गया। आसपास पड़ोसी देखे कि भैया पापा कितना निर्दयी आदमी है। मैं कहा चल भाई दे, 3,500 रुपये की। तो वहाँ से वो ड्यूटी, बिकॉज वो से लेकर मैं उड़ जाऊँगा आगे चल के, दैट विल नॉट बी कंज्यूम्ड इन इंडिया, तो उड़ जाऊँगा लेके मैं, तो वहाँ से उसे एक्सपोर्ट मानते हुए उस पर टैक्स वो लेते ही नहीं मुझसे तो फ्री शॉप वाले। सर लिमिट तो होती होगी ना? किसकी लिमिट भी नहीं होती। लिमिट? नहीं लेते नहीं मुझसे, कोई लिमिट नहीं। एक टॉफ़ी भी लूँगा उस पर भी टैक्स नहीं होगा। रुको, हाँ बोल। अगर सर्विस पर्सनल यूज के लिए है तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे हुई? पर्सनल यूज के लिए क्यों? अब मैं गया, मैं मसाज करवा के आऊंगा, आज जाऊंगा मैं, पर्सनल यूज की सर्विस लिए, तो सप्लाई क्यों नहीं बनेगी भाई? जीएसटी लगेगा इसके ऊपर। अबे वो जो दे रहा है उसका तो बिजनेस है, अबे तेरा ही तो पर्सनल है। अब तुम मुझे सप्लाई ले रहे हो, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है कोई बिजनेस चल रहा है तुम्हारा? नहीं, इट्स अ पर्सनल। ठंड लग रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? हाँ बोलो ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है? 15 अगस्त को क्लास परचेज करी थी, अभी तक बुक्स नहीं आया है। अभी देखते हैं। डिटेल्स भेजना जरा मेरे मोबाइल पे 98100 पे। जो बच्चा भी था ना, जो कह रहा 15 अगस्त को परचेज करी है मैंने, 9810012161 पे मैसेज भेज देना अभी। सेल ऑफ किडनी भी सप्लाई है, बिजनेस नहीं है आपका, पर्सनल नेचर है ना। इट्स, हाँ ऐसा होता कि जैसे मान लो एक बेच दी, फिर मुर्गी के अंडे की तरह फिर दूसरी बन गई अंदर किडनी, वो निकाल के बेच दी, फिर वो तो बिजनेस एक्टिविटी में काउंट हो जाता है आपका, फिर वो उसमें फिर जीएसटी लगना शुरू हो जाता है आपका। ठीक है ना? बहुत अंदर अंदर तक बात कर। अंदर तक की बात चल रही है। अभी तो कुछ और भी पूछेगा, पूछ ले पूछ ले। समझ रहा हूँ मैं जगह तू कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है, अनुभव है मुझे पूरा। पूछ और क्या बेच रहा है मलेशिया में सुंदर सुंदर लड़की मारो रे, पकड़ो से।
पकड़ो, निकल ना पाएंगे। सैकत मंडल, मंडल मंडल सर भेजा था सार्थक। हाँ अभी भेज देना बाबू, दोबारा भेज देना, अभी वो ओवरलैपिंग हो जाती है उसकी ना। शायद थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। किसे? ऐसे ऐसे। बैकअप लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं, इसी में आ रहे हैं, नए ऐप के ऊपर आ रहे हैं बैकअप लेक्चर। टोटल 15 लेक्चर डले हुए हैं। दिखाओ जरा। देखो ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, कितना तेज पढ़ रहा है। यहाँ जाओ, ये नया एप्लीकेशन है ना, ये नई एप्लीकेशन पर वो कह रहा है 15 लेक्चर। बोलो यहाँ पे, बोलो। 15 लेक्चर अपलोड हुए हुए हैं कहाँ पे? नई एप्लीकेशन पर। हाँ लो, अब बताओ मैं क्या करूं। ऐप सबके लिए समान है, ऐसा तो नहीं किसी को है किसी को नहीं है। मेरे बैकअप में क्लास पुराना मत देखना। बैकअप में जो लाइव वाले बच्चे हैं, जब लाइव या ऐप पे देख रहे हो तो आपका बैकअप भी इसी ऐप पे चलेगा, ठीक है। नोटिंग डाल दिया करो। हाँ प्रभु जरूर। और बताओ, झाड़ू पोछा कुछ रह गया हो तो वो बताओ, सब करूंगा मैं। किडनैपिंग इनकम पे लगता है इनकम टैक्स, किडनैपिंग की इनकम पे वो लगेगा। सर अगर हम किडनैपिंग की सर्विस देते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा? हाँ, किडनैपिंग की सर्विस पे करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर बिना रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, कैश में काम करो तो पता नहीं चलेगा। जिस दिन पता लगेगा तुमने किडनैपिंग करके पैसे कमाते थे तो आईपीसी वाले मारेंगे, इंडियन पीनल कोड वो मारेंगे, फिर जीएसटी वाले भी आ जाएंगे, ला पैसे दे, धंधा तो किया था ना तूने। राहुल और रजनीश दो भिड़े हुए हैं आपस में, मुंह लगा रखे हैं ऐसे, कुछ कोई किसी की नहीं सुनने देगा। कितना आपके साथ वर्कआउट करना है, आजा। स्पैम मत करो यार। हाँ, जीएसटी पढ़ने का आइडिया बताए ना। अच्छा, अब तक क्या बता रहा था मैं? अब तक क्या बात चल रही थी? निकलना कहां से कोई बैकअप? भारत मंगा, तू मुझे एक बार कॉल करना। मतलब कोई किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, ये ऐसा बच्चा है कि अपना सब कुछ टनाटन है इसका। पता क्या बोलता है? बैकअप लेक्चर कहाँ? कल को बोलेगा ये एप्लीकेशन नई पे आ रही है क्लासेस आजकल, डेली क्लास देख रहा पूरी की पूरी, सब आता है, सब कुछ आता है, ये एकदम टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बच्चा है ये, लेकिन परेशान करता है सबको ये। सर TWI से परचेज किए हैं दिल्ली में तो यूटी जीएसटी पे होगा दिल्ली से, क्या है? अगर TWI से परचेज किया है, TWI से दिल्ली में आया है तो IGST लगेगा। तो TWI का मतलब पहले बताओ नियरेस्ट स्टेट कौन सा आ रहा है। सपोज महाराष्ट्र होगा, गोवा होगा, जो भी होगा, तो अगर महाराष्ट्र तो ऐसे मानेंगे जैसे ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए हो रखी है। भारत मूंगा मेरा डाउट उछवा दे भाई। मुझे क्वेश्चन की बुक नहीं मिली ड्राइव पे, उस बुक की PDF है। हाँ PDF है, मैंने डाली तो मिली क्यों नहीं, तो ढूंढ लहर। वरुण, नॉट वरुण, इट्स वरुण। लेटेस्ट क्लास नोटिंग अपलोड करवा दीजिए। हाँ बस ये रही कल तक की तो अपडेट है, ये भी करवा देता हूँ अभी मैं। होमवर्क आपको सेंड करना जब मुझे सेंड मत करना, मेरा मोबाइल वैसे भरा पड़ा है, मुझे सेंड नहीं करना। आपकी ईमानदारी आपके साथ में है, हम कभी भी चेक कर सकते हैं। इंटरनेट स्पीड रिक्वायर्ड क्या है प्लीज बता दीजिए। ऐसा तो कुछ नहीं, नॉर्मल इंटरनेट चाहिए, जियो वाला। तुम्हारा चलता ना ठीक से? सर प्रगति डिपेंड हुई है? डिपेंड मान गई थी, डिपेंड हुई है नहीं। क्या है? डिपेंड मानी गई थी, हुई क्या मतलब होता है? 5 kg है सर, मस्त है। 5G, अच्छा 5G है, अच्छा। चार्जेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आता? आता है लेकिन वो आगे के चैप्टर्स में मिल जाएगा आपको। अब इतने छोटे चैप्टर का क्या मैं क्वेश्चन बनाऊं, उसको बताओ जरा। आता है बट वो आगे मिल जाएगा आपको। बाय सर, बाय बाय सर। एक बारी व्हाट्सएप ले लेकर फिर राजना देते हो? हाँ ठीक है, दे देंगे इरफान। और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां भरी रहें और राधा रानी की कृपा आपके ऊपर यूं ही बरसती रहे।
इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और कल छुट्टी है। मैं जानता हूं इतनी बार रिपीट करने के बावजूद भी कल बहुत सारे बच्चे आके मुझसे सुबह सुबह पूछेंगे आज क्लास नहीं है क्या? जिसके कानों में मेरे शब्द ही पड़ गए होंगे वो भी ग्रुप में पूछा होगा कल क्लास है कि नहीं। वही ज्यादा पूछते हैं, उनको पता होती है ना। 4 फोन स्टाफ को भी आएंगे कल क्लास है क्या, ये उनके फोन आएंगे जिन बच्चों को पता है, जिनको पता ही नहीं हो तो बेचारे कल क्लास के लिए बैठेंगे। ठीक है, तो भाई ऐसे मत किया करो, क्यों खुद दुखी होते हो दूसरे को दुखी करते हो। ठीक है, कल छुट्टी है। ओके बाय टाटा। 5G 150 Mbps की स्पीड मिल रही है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आपको भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सर जी बारिश बनारस सप्लाई क्या बे, किडनैपिंग इनकम फिर आ गया तू किडनैपिंग। बता दिया मैंने, कितनी बार पूछेगा। मतलब इसका मतलब टाइप ही कर रहा है वैसे, ऐसे ये मतलब नहीं कि मेरे क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा ऐसे की तैसे में जाओ आंसर को। टाइप करना, मेरा नाम आना चाहिए। हाँ, कोलकाता आओ ना फेस टू फेस के लिए, आएंगे तरन्नम, जरूर आएंगे। राजेश्वरी राधे राधे। भार्गव गौतम, अगर जीएसटी रिफंड चाहिए देन और शॉप सर्टिफिकेट देगा। नहीं वो बिना सर्टिफिकेट नहीं भी देता है, तो जो इनवॉइस की डिटेल्स होती है वो भी ऑल्टरनेट में फिल करी जा सकती है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो सर्टिफिकेट जरूरी ही है। सर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ट्रक पर इनपुट मिलेगा? यस मिल जाएगा। भारत नाम अच्छा चल रहा है या इंडिया? भारत। कलकत्ता आओ ना सर, एक साथ वर्कआउट करना है? ठीक है मैं आता हूं। चलो सर, कल मेरे घर के पास न्यू आर्मी वाले का फेयरवेल हुआ और आर्मी के बैंक से 4000 डिडक्ट हुआ तो 12 लाख कनेक्शन हुआ, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? बाय टाटा। बाय बाय टाटा। अब मौज कर रहे हो तुम, अब देखो मुझे बंद करना आता है।